आगे की बात करते हैं। पिछली क्लास में यानी कि कल की क्लास में हम लोग कहां तक पहुंच चुके थे? तो आज हमारा जो टॉपिक कंप्लीट होगा, एक तो नवपाषाण काल होगा, दूसरे ताम्रपाषाण काल। इन दोनों को हम जो है अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अगर हमारी क्लास की समय सीमा 2 बजे के बाद भी जाएगी तो भी हम लोग जाएंगे, ठीक है? तो इसको जरूर पूरा करेंगे, ताकि आज ये जो टॉपिक है भयानक टॉपिक है, जिससे आपका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं था, इससे थोड़ी सी दूरियां बने ताकि अब आप प्रैक्टिस में आ जाएं। अच्छा, एक चीज और, कल हमने यहां से आपको बोला था कि क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, ठीक है? तो आप उसको हमारी ही गलती मान लीजिए। गलती ये मान लीजिए कि हमने उनसे कहा कि नियोलिथिक एज में कंप्लीट कर लेता हूं और चालकोलिथिक कल्चर कंप्लीट कर लेता हूं आज। तो उसके बाद आप कल से बच्चों को पेपर दीजिएगा ताकि उनको भी क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा आसानी रहे, है ना? तो बस एक दिन के लिए और आप क्षमा करेंगे। कल से जो आपकी प्रैक्टिस होगी, तो जैसे स्टोन एज और चालकोलिथिक कल्चर यानी कि ताम्रपाषाण काल, वह एक साथ आपके पास आ जाएगा, तो उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। और हम लोग यानी कि हम और आप जब व्यक्तिगत स्तर पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो जब हम अपने इस पूरे सेगमेंट को पूरा कर लेंगे, तो उसके बाद करीब 35 से 40 क्वेश्चन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, ठीक है, जो यूपीएससी का है, स्टेट पीसीएस वगैरह का। स्टेट पीसीएस तो अब आप पढ़ने के बाद तो दौड़ा देंगे, ऐसे ही दिक्कत नहीं आएगा। यूपीएससी के क्वेश्चंस को वहां पर फिर हम और आप बैठ करके एकदम एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे, तो वहां पर काफी सहजता आपको होगी। तो उस दिन के लिए उसको छोड़ रखेंगे। और क्लास के बीच में तो आप हम इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि क्लास के बीच में बस सिर्फ आप सुनिए जो मैं बता रहा हूं। क्लास खत्म होने के बाद आप पिछले 2 दिन से देख रहे होंगे, मैं यही रुक जाता हूं और हमेशा रुकूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मिल के जाए, नहीं तो आप समय ना खत्म करेंगे और अपने आप जाके तैयारी करते रहेंगे और वहां पर प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना? तो हम नवपाषाण काल की बात करते हैं। हाँ, नहीं, इनका क्वेश्चन बहुत सही है और हम आपको बता दें, हम नियोलिथिक के जाने से पहले इनकी बात को क्लियर कर देते हैं। बट ये है कि जैसे इस प्रकार के प्रश्न रहे ना, तो रखा रहिए। जैसे क्लास खत्म होता है तो जो अपने पास 15-20 मिनट का टाइम है, तो जिस जिसको दिक्कत है मैं ये करूंगा, आप पूछेंगे मैं बोर्ड पे बता दूंगा। तो मैं आपको कंफर्म कर देता हूं। दरअसल क्या है कि जब हम एक युग के बाद दूसरे युग को पढ़ते हैं, तो किस आधार पर हम युग परिवर्तन को देखते हैं? तो युग परिवर्तन का मतलब होता है कि जब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या जो भी पहलू होते हैं, जब उनमें परिवर्तन होता है, तो जब परिवर्तन हो रहा होता है तो ट्रांजिशन पीरियड है, और जब परिवर्तन हो जाता है तो नया युग हो जाता है। जैसे कल हमने आपको एक उदाहरण बताया था, हमारे फादर, मैं और मान लीजिए कि मेरा जनरेशन, भाई का छोड़ दीजिए बेटा। तो अब एक तो हमारे फादर का टाइम, वो बोलेंगे हमारे समय में ऐसा था। मुझसे बोलेंगे कि भाई आपके समय में जो है तो कई सारी चीजें हमारे समय की बनी हुई हैं, लेकिन कुछ नया आपके समय में आ रहा है। हमारे बेटे में और हमारे फादर में बहुत बड़ा गैप होगा। तो देखना जो जनरेशन है, आपको उनको देखना है और इनको देखना है। युग कब बदला? वहां पर आकर के। और बदल कब रहा था? यहां पर आकर के। अब बात समझिएगा। तो एक हमारे फादर का जनरेशन हो गया और फिर बदलाव वाले पीरियड में हम आ गए और बदल गया हमारे बेटे के टाइम में। एकदम बारीकी समझिएगा, इस उदाहरण से एकदम बहुत जेन्युइन बात आप समझ पाएंगे। अब इसके बाद हुआ क्या कि कुछ इतिहासकार आ गए। अब उन इतिहासकारों को लिखना था कि जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो डेट है, ये पूर्व पाषाण काल का समय है, और एक मैं हूं और एक यहां पर एक नया दूसरा बेटा मेरा। अब देखिए इतिहासकार आए, तो एक इतिहास क्या करेगा? देखिए इतिहासकार की अपनी अपनी स्वतंत्रता होती है, मानक तो लगभग एक होता है, लेकिन मानक में भी अंतर होता है। एक इतिहासकार यह कह दे कि ऐसा है, इसी समय से युग बदल गया, तो वह जो है नए युग की शुरुआत कहां से मान लेगा? यहां से मान लेगा। दूसरा इतिहासकार कहेगा कि नहीं, यहां से नहीं, थोड़े बहुत बदलाव को बदलाव नहीं कहेंगे, यहां से बदला। तो वह इतिहासकार नए युग की शुरुआत कहां से मान लेगा? वहां से मान लेगा। तो अब होता क्या कि आपके सामने जब टेक्स्ट बुक आता है तो उसमें इतिहासकार या अन्य लोगों की विचारधाराएं होती हैं। तो कुछ इतिहासकार यहां से नए युग को मानेंगे, तो कुछ इतिहासकार वहां से मानेंगे। तो जो यहां से मानेगा उसका डेट और पहले हो जाएगा, जो वहां से मानेगा उसका डेट उधर चला जाएगा। तो इसीलिए प्राचीन इतिहास में
6 सेंचुरी बीसी ही नहीं, तकरीबन हम आपको बता दें कि मौर्य काल भी ना कहिए, महाजनपद काल तक जितनी घटनाएं होती हैं सब में देखिए कहीं कहीं लिखा रहता है लगभग यहां से यहां तक। तो लगभग का मतलब क्या है कि वही इतिहासकारों के विचारधारा है। तो यहां तक बात हमारी समझ पाए। हाँ, अब एक और उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो, क्योंकि जब आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लिखेंगे तो यह आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। जैसे साहब ये आपका पूर्व पाषाण काल है, तो यहां से यहां तक हम इसको पूर्व पाषाण काल मान लेते हैं, और इस पूर्व पाषाण काल की अपनी सभ्यता, संस्कृति, सब कुछ है, ठीक। इसके बाद यहां से हम मध्य पाषाण काल मान लेते हैं, और इसके बाद यहां से नवपाषाण काल मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि एक अलग अलग युग समझ लीजिए, यह एक युग, यह एक युग, यह एक युग। यहां की अपनी एक अलग सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति है, यहां की अपनी एक अलग सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति है, यहां की अपनी एक अलग सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति है। अब देखिए जब यहां से शुरू होगा तो मान लीजिए हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 तक कर दे, इसको भी करिए 1 2 3 4 5 6 7। अब इस समय जो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति रही होगी, जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें हल्का हल्का अंतर आना शुरू हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। जब यहां से यहां बढ़ेंगे तो अंतर आना शुरू होगा कि नहीं होगा। यहां से यहां बढ़ेंगे तो डिफरेंस होना शुरू होगा कि नहीं होगा। यहां से यहां बढ़ेंगे तो अंतर आना शुरू होगा कि नहीं होगा। ऐसे यहां से यहां, यहां से यहां। अब जब आप यहां आएंगे तो इस समय के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति को सोचिए और यहां के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति को सोचिए, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा कि नहीं दिखेगा। लेकिन कहने में हम क्या बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा पूर्व पाषाण काल है। तो कहने को तो बोलते हैं कि पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता, लेकिन जब आप अंदर घुसेंगे इसमें तो आप देखेंगे कि यहां का जीवन और यहां का जीवन जमीन आसमान का अंतर है। अब इसके बाद ये दूसरा युग शुरू होता है, मध्य पाषाण काल। यहां का सामाजिक, राजनीतिक, यहां का, यहां का, यहां का, यहां का, यहां का, यहां का, बड़ी बारीकी समझना, मैं फिर कह रहा हूं, बड़ा टफ होता है इसको आप तक डिलीवर कर पाना। टीचर तो खुद समझ जाता है बट स्टूडेंट्स को डिलीवर नहीं कर पाता है मैक्सिमम टीचर, तो दिक्कत ये होती है। हम लोगों का कॉन्सेप्ट अपने पढ़ाई के दौरान हो ही नहीं पाया था। अब मान लीजिए कि यहां पर भी सेम वही होता है, लेकिन ये कौन सा युग हो गया, मध्य पाषाण काल। अब एक बात बताइए, गौर से सोचिएगा, यहां का जो जीवन है और यहां का जो जीवन है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, यहां की जो लाइफ स्टाइल है और यहां की जो लाइफ स्टाइल है, ये दोनों लगभग लगभग मैच खाते होंगे ना, है ना। लेकिन हम इसको किस में लेके चले जाते हैं, पूर्व पाषाण काल, और इसको किस में लेके चले जाते हैं, मध्य पाषाण काल। अब एक इतिहासकार आया और कहा कि ऐसा है कि मध्य पाषाण काल की शुरुआत यहां से ना करके यहां से कर दीजिए। तो ये वाला जो डेट बीच में आ जाता है, यही लगभग वाला डेट आ जाता है, करीब 1000 साल के आसपास का ट्रांजिशन। अब आप अपनी निगाह से देखते हैं कि नहीं मैं यहां से मानूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं यहां से मानूंगा, तो ये बात देखने को मिलती है। इसीलिए जब आगे चलकर कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आप देखेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता का टाइम पीरियड, यहीं पर मैं क्लियर करूं इस कॉन्सेप्ट को ताकि आगे, जैसे हमने आपको एक बात लिखा था ना कि आपको कल कंफर्म करेंगे, मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वह 10,000 बीसी से लेकर के और 4,000 बीसी होगा, ये मध्य पाषाण काल है। यानी कि ये 10 है क्योंकि बीसी घटते हुए क्रम में आता है, हम आगे इसको क्लियर करेंगे, अभी नहीं, आगे जब हम कई सारे एरा को, संवत को, डेट को पढ़ा देंगे तब क्लियर करेंगे। वैसे सामान्य एसी बीसी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले जो भी जीवन काल की घटनाएं घटित हुई हैं वह बीसी होता है, बिफोर क्राइस्ट होता है, और इनके बाद की जो घटनाएं हुई हैं वह एसी आफ्टर क्राइस्ट होता है। तो बीसी का मतलब ईसा मसीह के पहले की बात। अब पूर्व मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है, तो 10,000 बीसी से 4,000 बीसी, यानी कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको नौ पाषाण काल का टाइम हमने क्या दे दिया है, 7,000 बीसी से 1,000 बीसी।
यानी कि ये कहां से शुरू हो जाएगा, यहां से। तो अब आप देखिए, परिवर्तन के ही आधार पे तो अलग अलग युग कहा गया। तो एक इतिहासकार जो आया उसने कहा कि नहीं यार, यहीं से परिवर्तन हो चुका था, तो हम नवपाषाण काल यहां से मानेंगे। और दूसरा जो आएगा वह कहेगा नहीं, परिवर्तन यहां के बाद से हुआ। तो अब जो ये बीच वाला डेट है, जब विद्यार्थी के पास आएगा तो बीच में फंस जाएगा कि इसको हम मध्य पाषाण काल में पढ़ें कि नवपाषाण काल में पढ़ें। तो इसलिए आप इस बात को लिखते हैं कि अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि नवपाषाण कालीन जीवन के जो दृश्य दिखते हैं वह यहां से दिखने प्रारंभ हो जाते हैं, और कुछ का मानना है कि नवपाषाण काल का जो बदलाव है वह यहां के बाद होता है। एक छोटा सा और उदाहरण, हमारी बात आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? एक उदाहरण और, जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली में रह रहे हो, एक बहुत बड़ा शहर है, इससे कुछ दूरी पर गांव शुरू हो जाता है। ऐसे कई गांव हैं। तो दिल्ली का जो रहन सहन कल्चर है और गांव का जो रहन सहन कल्चर है, दूसरे गांव, तो हर गांव के बीच में दूरियां हैं। मान लीजिए कि एक गांव ऐसा है, मतलब ये पूरे गांव का सर्किल है और ये दिल्ली है, और इस गांव में कई गांव हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये ग्रामीण सभ्यता है और ये शहरी सभ्यता। एक समय के बाद इस गांव के और इस गांव के लोगों का जीवन ठीक दिल्ली की तरह होने लगा। इस गांव का भी जीवन मान लीजिए सिर्फ दिल्ली की तरह होने लगा। तो हम क्या बोलेंगे कि गांव भी अब शहर बन गया। लेकिन गांव भी अब शहर बन गया जैसे शब्द हम बोलेंगे तो इसका मतलब कि हम सारे गांव को लेकर के बोल रहे हैं। या तो मैं ये बोलूं कि ये 3 गांव अब शहर की तरह हो गए, लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं कि गांव भी शहर बन गया तो हमने आधार क्या माना, यही 3 का हमने सिर्फ चेक किया, जबकि इसको मैंने चेक ही नहीं किया। और दूसरा इतिहासकार आया, इन तीनों को देखा ही नहीं, इसको देखा, कहा गांव तो गांव ही रहेगा। दोनों ने अपनी बात बोली। समझ में आ रहा है ना? तो होता क्या, अभी समझ में आ जाएगा, तनाव तो नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो होता क्या है कि इतिहासकार जिस मानक के अकॉर्डिंग व्याख्या करते हैं उसी की बात होती है। कुछ ने कहा कि गांव में शहरीकरण शुरू हो गया तो उन्होंने इन 3 गांवों का दौरा किया होगा, और कुछ ने कहा कि नहीं यार, गांव तो अभी भी गांव है, तो इन्होंने इधर देखा होगा। अब समझ में नहीं आता कि गांव को, अब ये जो तीनों गांव हैं, कॉमन रूप से जब हम बात करेंगे तो सारे गांव की बात करेंगे। एक तीसरा इतिहासकार आया, उसने क्या किया, तीसरा इतिहासकार जो आया उसने रिपोर्ट को देखा। एक ने कहा गांव तो गांव है, एक ने कहा गांव शहर की तरफ बढ़ रहा है। अब वो पागल हो गया, क्योंकि उसके पास तो टाइम नहीं है जांच करने का। तो उसने लिखा कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस समय तक आते आते गांव शहर में तब्दील होने लगा, जबकि अधिकांश इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि अभी भी गांव की जो सामाजिक स्थिति थी, रहन सहन कल्चर था, वह पूर्ववर्ती ही बना रहा, यानी कि पहले जैसा ही बना रहा। तो इसीलिए वो डिफरेंस उतने सालों का आता है। ठीक है, एंशिएंट इंडिया में जो है स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर में डेट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, हमेशा लगभग लगभग लिखा जाता है। इसलिए अधिकांश इतिहासकारों की किताब में आप देखेंगे वो ऐसे नहीं लिखते हैं कि 512 ईसा पूर्व, 612 ईसा पूर्व, नहीं, वो सेंचुरी बोलते हैं, लगभग इस शताब्दी के आसपास या ईसा पूर्व के आसपास। तो आपको यहां ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं, यही तो मुक्ति है। एंशिएंट इंडिया में सबसे मजेदार बात यह है कि मौर्य काल के पहले वाला, यानी कि महाजनपद के पहले वाला, क्योंकि हमने आपको 2 सेगमेंट बताया था ना, एक सिविलाइजेशन एंड कल्चर बताया और एक पॉलिटिकल हिस्ट्री बताया पहली क्लास में। तो सिविलाइजेशन एंड कल्चर में डेट का तो कोई इशू है ही नहीं। पॉलिटिकल हिस्ट्री में वहां शुरू होता है डेट, और वो भी उसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको याद करना है। ठीक है, तो सारी बात को यहां पर खत्म कर देते हैं। इसकी खूब चर्चा होगी। इस प्रकार की बातों को जो जिन स्टूडेंट्स की ये सारी बातें क्लियर होती हैं, निश्चित रूप से वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में बहुत बेनिफिट लेके आते हैं, अदरवाइज खत्म है। तो इस पर हम खूब बात करेंगे, प्रैक्टिस भी करा देंगे, बट अगर आप हमारी बात को स्वीकार करते जाएंगे कि जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे करना है। ठीक है, आइए अब हम लोग हेडिंग नवपाषाण काल था, तो नवपाषाण काल पर हम कई सारी बातों को करें, उससे पहले 10 से 15 मिनट लिख लेते हैं और उसके बाद फिर अपनी स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है ना? लिखिए, नवपाषाण काल में लिखिएगा, नवपाषाण शब्द का प्रयोग, नवपाषाण शब्द का प्रयोग नवपाषाण शब्द का प्रयोग
सर जॉन लुबाक। जॉन का मतलब जॉन, जान मत लिखिएगा। पूर्वांचल और बिहार के जो हमारे विद्यार्थी होते हैं उनमें से अधिकांश विद्यार्थी जान लिखते हैं, और जान और जॉन में बहुत अंतर हो जाता है। देखो कैसे समझ रहे हैं, कौन समझ रहा है? देखो ऐसा नहीं है। हमें लग रहा है कि आप बेहतर समझ रहे हैं। जॉन का मतलब जॉन और जान का मतलब है ना, अंतर नहीं दिख रहा है। एक पॉइंट हट जाने से आप 90 के दशक में पहुंच गए। अजय देवगन साहब की फिल्म आप नहीं देखे हैं, है ना? मौका मिलेगा तो पता नहीं क्या कर देंगे, बता देंगे। है वही है तो है। और इसीलिए इस भाषा शैली पर, ये तो एक सामान्य सा उदाहरण है जिसको आप तुरंत समझ गए हैं। इसलिए जब आप शब्दों को लिखते हैं तो बहुत ध्यान देना चाहिए। इससे एग्जामिनर चिढ़ता है, यार मतलब बना रखे हो हिंदी का हिंदी। तो समझ गए ना, जान का मतलब जान और जॉन का मतलब नॉर्मल, और वहां आप एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो यह जॉन लुबाक। देखिए जॉन लुबाक द्वारा 1865 में प्रकाशित पुस्तक, 1865 में प्रकाशित पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स, प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया गया, टाइम्स में किया गया। भारत में नवपाषाण काल से संबद्ध पुरातात्विक खोज करने का श्रेय, पुरातात्विक खोज करने का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है। डॉक्टर प्राइम रोज, डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है, जिन्होंने 1847 में कर्नाटक के लिंगसुगूर, कर्नाटक के लिंगसुगूर नामक स्थल से उपकरणों की खोज की। अब आप एक काम करें, एक छोटा सा हेडिंग लिखिए, नवपाषाण युग के स्थल, नवपाषाण युग के स्थल यानी कि प्लेस साइट। अभी जितनी सारी बातों को मैं आपको लिखा रहा हूं उसको डायग्राम के माध्यम से भी मैं बना करके, उसको चार्ट के माध्यम से, और आप लोग हमेशा प्रयास करिएगा कि डायग्राम बनाने का प्रयास करिए, सीखिए उसको। तो कम से कम 15-20 पेज की जो सारी बातें होती हैं वो 3 से 4 डायग्राम में सिमट जाता है। और भी मैं आपको पूरे नवपाषाण काल को एक डायग्राम में बना के दिखा दूंगा, और सीधे उस डायग्राम को देखिए और उसको रखते हुए जो है व्याख्यात्मक प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। ठीक है, बट अभी इसको पहले आप विस्तार से लिख लें। पहला लिखिएगा उत्तर प्रदेश, पहला स्थल उत्तर प्रदेश। बल्कि उत्तर प्रदेश ना लिखिए क्योंकि बड़ा अजीब लगेगा, संभाग करके लिखते हैं। पहला लिखिए उत्तर पश्चिम भारत। ये हम लोग पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को भी बाद में। उत्तर पश्चिम भारत, ठीक है। उत्तर पश्चिम भारत में 2 प्लेस लिखिएगा। नंबर 1 बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान जो आप लिखे हैं उसमें कई छोटे छोटे प्लेस को लिखना है। समझ में आ रहा है ना? तो बलूचिस्तान में पहला लिखिएगा
मेहरगढ़, 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 प्लस करते जाइएगा, प्लस किली गुल मोहम्मद, किली गुल मोहम्मद, किली का मतलब किली, गुल का मतलब गुल और मोहम्मद का मतलब मोहम्मद। आप मो भी लिख सकते हैं, मो भी लिख सकते हैं, प्लस प्लस राणा घुंडई। कई विद्यार्थी हमारे राणा गुंडई लिख देते हैं, अपना स्वभाव जरूर बताएंगे। राणा घुंडई, किताबों में भी लिखा हुआ है राणा गुंडई। जो गाइड होता है ना, उसमें इस तरह की बातें होती हैं। गाइड और टेक्स्ट बुक समझते हैं ना आप लोग, जैसे गाइड जो हम लोग लिख देते हैं, कई किताबों को मिला करके और 1 घंटे में तैयार कर देते हैं और अपने नाम से मार्केट में किताब ला देते हैं, सबसे बड़े लेखक के रूप में युवा उभरता हुआ सितारा। तो वहां पर ऐसी स्थिति होती है। तो यहां पर ऐसे मिस्टेक, और किताबों में नहीं, जो टेक्स्ट बुक है वो नहीं। आप गाइड को लेकर के कभी भी किसी प्रश्न की जो प्रॉब्लम जब होता है तो गाइड को माध्यम नहीं बनाया जाता है कि आप कोर्ट में चले जाते हैं, नहीं, टेक्स्ट बुक को, और वो भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो राणा घुंडई। इसके बाद दूसरा दूसरा लिखिएगा, ये तो बलूचिस्तान हो गया, पश्चिम पश्चिमोत्तर में बलूचिस्तान, और दूसरा ऊपरी सिंधु, ऊपरी सिंधु, सिंधु के ऊपर वाला हिस्सा, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में दो, एक बलूचिस्तान और एक ऊपरी सिंधु। ऊपरी सिंधु में कुछ नहीं लिखना है। अब अगला लिखिए कश्मीर। कश्मीर, कश्मीर में 2 प्लेस लिख लीजिए, एक बुर्ज होम, बुर्ज होम, बुर्ज होम, बुर्ज होम, और दूसरा प्लेस लिखिएगा गुफ कराल, गुफ कराल, गुफ कराल, 2 प्लेस। आगे लिखिएगा उत्तरी भारत, उत्तरी भारत, उत्तरी भारत, और उत्तरी भारत में अब लिखिएगा नंबर 1 उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तरी भारत, उत्तरी भारत में पहला लिखिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 2-3 प्लेस का नाम लिख लीजिए, कोल डिहवा, कोल डिहवा, कोल डिहवा, कोल डिहवा, और दूसरा लिख लीजिएगा महागढ़, महागढ़। ठीक है, प्लेस लिखाने के बाद सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता हूं। तो उत्तरी भारत में पहला उत्तर प्रदेश हो गया, जिसके 2 प्लेस हो गए हैं, तो बहुत सारी प्लेस, लेकिन इंपॉर्टेंट देना है। और उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरा लिखिए बिहार, बिहार, बिहार में एक ही लिखिएगा चिरांद, चिरांद, चिरांद। ठीक है, चिरांद। इसके बाद लिखिए पूर्वी भारत, पूर्वी भारत, पूर्वी भारत में 2 प्लेस लिखना है, एक तो लिखिए पश्चिम बंगाल, और इसमें कुछ मत लिखिए, दूसरा लिखिए असम, असम, और आखिरी लिखिएगा प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत समझ रहे ना, ज्योग्राफी आप लोग पढ़ते होंगे, कि नीचे की तरफ जाएंगे, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में आप लिखिए नंबर 1 कर्नाटक, कर्नाटक में कई हैं, उसमें नंबर 1 लिखिए, कर्नाटक में अब लिखिएगा ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, कोडेकाल, कोडे काल, कोडेकाल, मास्की, मास्की, संगन कल्लू,
संगन कल्लू, संगन मतलब संगन, कल्लू मतलब कल्लू, संगन कल्लू, है ना। इसके बाद अगला लिखिए आंध्र प्रदेश, दूसरा प्रायद्वीपीय में पहला कर्नाटक, दूसरा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 2 पॉइंट, नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा प्लस पिकली, पिकली हल, पिकली, पिकली हल, पिकली हल। और आखिरी लिख लीजिए तमिलनाडु, तमिलनाडु। तमिलनाडु, बस। अब आइए खेलते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि एक बात और मैं आपको बता दूं, जब हम लोग किसी टॉपिक को पढ़ते हैं जिसको आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बातें तो हम खुद ही भूल गए थे, इसको आपको पहले ही बताना था। हर टॉपिक की अपनी एक अलग विशेष पहचान होती है, एक कॉमन होता है सारे टॉपिक में, और एक होता है जो दूसरे टॉपिक से उसको अलग करता है। तो जो विशेष पहचान होती है उसी को ध्यान में रखते हुए पब्लिक सर्विस कमीशन क्वेश्चन पूछता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं मॉडर्न इंडिया से ले लेता हूं, फिर मैं यहां आता हूं। मॉडर्न इंडिया में आप देखेंगे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब आप पढ़ेंगे तो बीच में आपको एक बात समझ में आएगी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर डिबेट करने के लिए लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो एक ही था, लेकिन जब पहली बार वह हुआ तो असफल हो गया। तो इसके बाद फिर से उसको सफल करने के लिए एक बार और आयोजन किया गया। तो किताबों में जब दूसरी बार आयोजन किया गया तो उसको सेकंड राउंड टेबल कह दिया गया, बट वो था एक ही, लेकिन अब वो सफल नहीं हो पा रहा है तो फिर से बुला लिया गया। उसके बाद फिर वह असफल हो गया तो तीसरी बार बुलाया गया। तीसरी बार के बाद बात बनी। तो पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जिसको आपको अब ऐसे समझेंगे प्रथम, सेकंड और थर्ड। तो उसमें पता है प्रश्न क्या पूछा जाता है कि किन किन लोगों ने भाग लिया। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, लिबरल, डिप्रेस क्लास, ठीक है, एंग्लो जो है इंडियन, सिख। और ऐसा प्रश्न क्यों पूछा गया किन किन लोगों ने भाग लिया? क्योंकि उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो इसलिए पूछा जाता है किन किन लोगों ने भाग लिया, और प्रश्न यहां से बन जाता है। बाकी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ कमीशन नहीं पूछता है, हुआ तो होगा ही, वहां गए होंगे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में देखिए कई सारे लोगों ने, लगभग सारे लोगों ने भाग लिया, तो अब यहां से इस वाले में ये नहीं पूछा जाता है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी और अंबेडकर को लेकर के सेपरेट इलेक्टोरेट पर डिस्प्यूट हुआ था, और उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल कर दिया गया। तो जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से कमीशन क्वेश्चन पूछता है तो वहां से ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन से लोग भाग लिए थे, क्योंकि अगर उसको ये पूछना होता है तो वो पहले वाले से पूछ लेता है। सेकंड वाले से पूछेगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है और किस बात को लेकर के इसमें कम्युनल अवार्ड की बात होती है, सांप्रदायिक पंचायत की, वहां से, और क्या कारण था कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है फेल हुआ। तो डिस्प्यूट बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर। समझ गए? ऐसे होता क्या है कि जब हम लोग पाषाण काल पढ़ रहे हैं तो पूर्व पाषाण काल की अपनी एक अलग पहचान है, उससे कुछ एक क्वेश्चंस कमीशन सेट कर रखा है। मध्य पाषाण काल से कुछ एक क्वेश्चन सेट कर रखा है, और नव पाषाण काल से कुछ एक। क्यों? क्योंकि विकास का क्रम आगे बढ़ रहा है, तो जब विकास का क्रम आगे बढ़ेगा तो क्वेश्चंस हर पीरियड से अलग अलग प्रकार से पूछा जाएगा।
तो जब नवपाषाण काल में हम आ जाते हैं तो नवपाषाण काल में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सारी स्थिति की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी। तो नवपाषाण काल में नहीं पूछा जाएगा कि नवपाषाण काल के टूल्स कैसे थे, छेदनी था कि बेधनी था कि फलक था कि चॉपर था, नहीं, ट्रेंड खत्म। वो चॉपर, चॉपिंग, छेदनी, वेदनी, ब्यूरिन, स्क्रैपर वो गायब। अब नवपाषाण काल से पूछा जाएगा कि यहां, चूंकि हमने आपको कई बार क्लास में बताया कि नियोलिथिक एज की अपनी एक पहचान है, यहां पर मानव कृषि कार्य करता है। तो यहां पर इस बात को समझना कि जब मानव कृषि कार्य करेगा, एग्रीकल्चर का कार्य करेगा, तो निश्चित रूप से उसका जीवन स्थायी होगा। और अगर स्थायी जीवन होगा तो कमीशन आपसे यही जानेगा कि मानव के स्थायी निवास के साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहे हैं, स्थायी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त कहां से हो रहे हैं। और कृषि कार्य अगर मानव कर रहा है, सबसे पहले किस प्रकार के फसलों का उत्पादन किया और कहां किया, आएगा समझ में। तो इस प्रकार के प्रश्न, और यही जो स्टूडेंट समझ जाता है कि किस टॉपिक्स में पढ़ना क्या है, उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, और नहीं तो फिर पूरा लेबर ही लेबर है। और ये सब चीजें आप हमारी बात समझ पा रहे हो जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हर सब्जेक्ट में फॉलो होता है, हर सब्जेक्ट में फॉलो होता है ये। और ये तब आप कर पाते हो कि जब आप वाकई में मेहनत करके एक समझ डेवलप कर लेते हो। नहीं तो अधिकांश चीजें क्या होती हैं, हमें समझ में नहीं आता। लोग क्या बोलते हैं, एक शब्द आप सुने होंगे ना कि यार हमने तो पूरे 10 दिन में अपने सिलेबस को तैयार कर लिया, रिवाइज कर लिया, और देखो मैं पेपर दे करके आया, सारे क्वेश्चन हमारे आ गए। रिवाइज यही होता है कि इस वाले से क्या पढ़ना है, इस वाले से क्या पढ़ना है, इस वाले से। और हम और आप जो सामान्य विद्यार्थी तो क्या करते हैं, पहले वाले में भी सारी चीजें पढ़ रहे हैं, दूसरे वाले ही पढ़ रहे हैं। अरे भाई, पहले वाले में सामाजिक बातें इंपॉर्टेंट हैं तो दूसरी वाले में आर्थिक है, तो पहले वाले में सामाजिक पढ़ लो, दूसरे वाले में आर्थिक पढ़ो। अब पहले में भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रिसर्च कर रहे हो, सेकंड में भी वही कर रहे हो, तो बाहर तो हुई। आपको यहां पर ज्ञान थोड़ी ना प्राप्त करना है, कंपटीशन ना क्वालिफाई करना है, इसी उद्देश्य तो यहां पर इस बात को ध्यान देना है। तो जब आप नियोलिथिक एज को सोचो तो तुरंत आपके दिमाग में एग्रीकल्चर आना चाहिए, और जब आप एग्रीकल्चर को सोचोगे तो कई सारी कहानी हम आपको यहां पर अब बताते हैं। सामान्य रूप से हम आपको बता दें, दरअसल नियोलिथिक एज में आप देखेंगे कि बहुत सारे प्लेस के बारे में हमने आपसे लिखा दिया, लेकिन यहां पर एक बात देखिए, हम इस डायग्राम के माध्यम से आपको बता रहे हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर नियोलिथिक एज के ज्योग्राफिक एक्सपेंशन की बात करें, नवपाषाण काल की अगर हम भौगोलिक विस्तार की बात करें, तो आप देखेंगे कि नॉर्थ में एक जगह है कश्मीर, और कश्मीर में दो प्लेस महत्वपूर्ण हैं, एक है बुर्ज होम और दूसरा, जल्दी बताइए, गुफ कराल। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो यहां पर बंगाल, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, असम, इस तरीके से। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, एक सामान्य सी बात करें, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बहुत सारे हैं, तमिलनाडु, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन सा प्लेस है जो आप लिखे हैं, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू। तो यहां पर हम ब्रह्मगिरी की अगर हम बात करें प्लस संगनकल्लू की बात करें, और कर्नाटक में पिकली हल होगा, उल्टा हो गया है। अच्छा, एक काम कर रहे हैं आप लोग, जैसे लिखे हैं आंध्र प्रदेश में पिकली हल है तो इसको यहां पर कर लेते हैं, और कर्नाटक में इस वाले प्लेस को, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं वेस्ट में, मेहरगढ़ और रानाघुंडई, दो प्लेस का नाम लिख सकते हैं, मतलब बलूचिस्तान जो है, तो यहां पर मेहरगढ़ प्लस रानाघुंडई, यानी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान, यही है ना। अब जरा इस बात को देखिए, नवपाषाण काल की एक पहचान कि मानव कृषि करना शुरू किया, ठीक है। दूसरा, पशुपालन भी कर रहा होगा, क्योंकि पहले की आदत को छोड़ेगा नहीं, शिकार भी करता है। लेकिन अब आप नवपाषाण काल से ये उम्मीद रखिए कि शिकार के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो आपसे ये सब प्रश्न कमीशन नहीं पूछेगा। शिकार से पूछना होगा तो बैक में चला जाएगा। एग्रीकल्चर, तो हम लोग भी अब एग्रीकल्चर की बात करते हैं। नवपाषाण काल में
कृषि के जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, बात को बहुत बारीकी समझिएगा, मैं पूरी बात जब करूंगा फिर आप अपने प्रश्न को रख सकते हैं। नवपाषाण काल में कृषि के जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसमें आप देखेंगे एक प्लेस है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से यहां हम एग्रीकल्चर लिख देते हैं, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूं उसको समझिए, डायग्राम बाद में आप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में आप देखेंगे गेहूं, जौ, बहुत सारे हैं लेकिन दो इसके साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। और इनका टाइम क्या बताया गया है, तकरीबन 7000 बीसी, कहीं कहीं पर 7500 ईसा पूर्व भी है, तो परेशान नहीं होना है। ये हमें प्राप्त हुआ। और लंबे समय तक इतिहास में यह प्रश्न बना रहा कि एग्रीकल्चर का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, तो मेहरगढ़ से। गेहूं का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, मेहरगढ़। जौ का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, मेहरगढ़। ये कहानी चलती रही। अच्छा, जब एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी, ये बांग्लादेश वगैरह का मतलब सब आर्यावर्त हिंदुस्तान ही समझिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप ही, इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपको समझना है। तो मेहरगढ़, ये तो प्रश्न लंबे समय तक बना रहा, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में अच्छा प्रश्न आया कि ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है, तो क्या बताएंगे, मेहरगढ़। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल का रिसर्च हुआ है और उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है संत कबीर नगर। कितने लोग जानते हैं भाई, बहुत बढ़िया, उधर से हैं क्या आप लोग? कौन संत कबीर नगर से है? आप संत कबीर नगर से हैं? संत कबीर नगर कहां से हैं? भदोही? तो भदोही तो वो संत रविदास नगर होगा। नहीं नहीं, उसको नहीं कहते हैं। संत कबीर नगर और संत रविदास नगर अलग है, ठीक है। आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो इसको आप अच्छे से जानना है। संत रविदास नगर एक अलग डिस्ट्रिक्ट और संत कबीर नगर एक अलग डिस्ट्रिक्ट। संत कबीर नगर गोरखपुर और बस्ती के बीच में है। पहले यह बस्ती डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक तहसील हुआ करता था जिसका हेडक्वार्टर खलीलाबाद है, ठीक है। तो खलीलाबाद को ही, चूंकि कबीरदास जो थे वह बनारस काशी से आकर के मगहर में उनका जो है जीवन अंत हुआ था, तो आगे चल करके जो है मगहर को ही कबीर स्थली के रूप में जाना जाता है और उन्हीं के नाम पर खलीलाबाद को जो है एक डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया गया, संत कबीर नगर। तो संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर खलीलाबाद है। अब हम इसलिए इस बात को आपको बता रहे हैं, कितनी जानकारी हमें क्यों है, क्योंकि हम खलीलाबाद से ही हैं, संत कबीर नगर से, है ना। तो हम आपको बताएं, तो संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है जिसका नाम है लहुरा देवा, और हालांकि इसको हमने उसमें नहीं लिखाया है। और उत्तर प्रदेश में एक और जगह है इलाहाबाद, यहां एक जगह है कोल डिहवा, कोल डिहवा। तो दो प्लेस है। अब बात समझिएगा, कोल डिहवा से जो चावल है, चावल के ऊपर जो कबर नहीं होता है, इसको हम लोग भूसी बोलते हैं रूरल लैंग्वेज में, है ना। तो चावल के ऊपर जो भूसी है, भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और ये कितना पुराना है, तकरीबन 6000 बीसी है, ठीक है। चावल के ऊपर भूसी का साक्ष्य। लहुरा देवा जो है, यहां से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और ये कितना पुराना है, लगभग 9000 बीसी। अब देखिए खेल, हाँ कहीं कहीं पर 8000 भी लिखा हुआ है, ठीक। अब जरा देखिए, इसको आप देख पा रहे हैं फिगर को। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा इसके अकॉर्डिंग आप फटाफट बताएं, वर्तमान रिसर्च और बात रिसर्च को देखते हुए। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है? अभी भी देखिए मेहरगढ़ बोल रहे हैं, अरे ताऊ मेहरगढ़ 7000 है, और वो देखो कोल्डिवा 6000 है, और वो देखिए 9000 है। मतलब आप समझ रही है ना, बात समझ पा रहे हैं हमारी कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? लहुरा देवा। नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग क्यों उत्साह नहीं दिखाते हैं? मतलब यार आप लोगों का रिएक्शन ऐसे रहता है कि जैसे लगता है कि अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप समझ पा रहे हैं कि आप क्या समझ पा रहे हैं? हाँ, अच्छा
यही कंफर्म पहले करा दूं मैं आपका। बीसी का मतलब समझिए कि ईसा मसीह की जन्म या मृत्यु 100 साल से ज्यादा तो जिंदा नहीं रहे होंगे, उनके जन्म से 9000 साल पहले। तो आज से अगर पूछा जाए तो आज आपका क्या चल रहा है, 2019। तो पहले तो ईसा मसीह तक पहुंचने के लिए 2019 ये आइए और उसके बाद 9000 साल पीछे जाइए। तो अगर मैं सीधे आपको बताऊं तो आओ समझिए, आप सब में 2000 लगभग 2019 जोड़ दीजिए सब वाले डेट में, ये कितना हो गया, लगभग 11,000। ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया, मतलब मैं 2019 नहीं जोड़ रहा हूं क्योंकि और लगेगा, ये 9000, यानी कि आज से 9000 साल पहले ये स्थिति इसकी है, आज से 8000 साल पहले इसकी ये स्थिति है, और आज से 11000 साल पहले ये स्थिति है। तो सबसे पुराना कौन है इसमें? अब बताइए, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? लहुरा देवा। लेकिन चूंकि ये 3 से 4 साल के पहले का रिसर्च है, इसलिए अब जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है उसमें अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, तो लहुरा देवा होगा सही आंसर। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो वहां पर मेहरगढ़ होगा, लेकिन जब मेहरगढ़ दिया रहेगा तो उसमें लहुरा देवा नहीं दिया रहेगा। और अभी भी अगर मान लीजिए कि ये सब ऑप्शन ना रहे तो मेहरगढ़ होगा। ठीक है, पहला, जब तक कि आपसे ये ना कहा जाए कि गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ। तो अगर गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करेंगे तो सही आंसर क्या होगा? मेहरगढ़। जौ के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करेंगे, अगर पूछा जाए कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ, लहुरा देवा। और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ, तो भी लहुरा देवा, क्योंकि चावल ऑल्सो एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित है। ठीक है, तो अब अगर प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा तो यहां पर आप जल्दबाजी मत करिएगा, नहीं तो गायब रटे रहेंगे, मेहरगढ़ मेहरगढ़ और मेहरगढ़ हो जाएंगे। और एक और टेक्निकल मैं बात बता रहा हूं, कमीशन क्या खेल खेल सकता है भारत में। देखिएगा, ऐसे पूछ सकता है, अगर पूछा गया भारत के बाहर, और वर्तमान समय में भारत के बाहर, ठीक है, भारत के बाहर भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत के बाहर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ, तो क्या होगा? मेहरगढ़। भारत के बाहर और भारतीय उपमहाद्वीप, तो भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान सब आ जाएगा, तो वहां से कौन सा सही आंसर जाएगा? मेहरगढ़। तो जब कभी भी आप आंसर दीजिए तो आप अपने प्रश्न को जरूर देखें, इसलिए कि आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर जाएंगे। ठीक है, तो यहां से इस बात को अब आप समझ पा रहे हो एग्रीकल्चर के। अब ये कहानी यहां देखते हैं, एक तो इसका भौगोलिक विस्तार आपने देख लिया कि नवपाषाण काल जो है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कश्मीर से लेकर के आंध्र प्रदेश कर्नाटक और बंगाल बिहार उड़ीसा उत्तर प्रदेश असम से लेकर के मेहरगढ़ राणा गुंडई के बीच में यह सभ्यता फली फूली। पहला। अब अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो आप इन प्लेस को देख सकते हैं, एक तो मेहरगढ़ से संबंधित और दूसरे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, यानी कि ये जो हमने आपको बताया है ये वाला एरो हम यहां से ले सकते थे। ठीक है ना, तो ये यूपी के बारे में बताया कि यहां से साक्ष्य है, तो ये सारी बातें। अब देखिए, आइए इनके बारे में देख लेते हैं। लेकिन एक प्रश्न और, बड़ा शानदार क्वेश्चन। जब मानव कृषि कार्य करता है, सब देखो सारा खेल सोचने का है। जब मानव एग्रीकल्चर का कार्य करेगा, कृषि का कार्य करेगा, तो उसका जीवन स्थायी होगा कि नहीं होगा? जब जीवन स्थायी होगा तो मकान बनाएगा, भले घास फूस के मकान बनाए, जैसे भी बनाए, मकान बनेगा, गांव बसेगा, बस्ती बसेगी। यानी कि कृषि करने से जीवन स्थायी होता है, और जब जीवन स्थायी होता है तो मकान और बस्ती बसती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मानव जीवन के स्थायी होने के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं, तो क्या आंसर होगा? नवपाषाण काल नहीं, इस प्लेस में बताइए। मतलब आप इसमें और इसमें बताइए, कितने लोग लहुरा देवा मानते हैं? ठीक, हाँ, मतलब भारत और भारतीय महाद्वीप दोनों मिला के। कितने लोग मेहरगढ़ मानते हैं? मानते हैं मेहरगढ़, लहुरा देवा नहीं मानते हैं? दोनों मानते हैं। देखिए, जिन्होंने लहुरा देवा आंसर दिया है वो गलत दिए हैं, लेकिन वही सही है, और जिन्होंने मेहरगढ़ आंसर दिया है उन्होंने जो है सही आंसर दिया है, लेकिन वो गलत है।
जब मैं आपको यहां पर खड़े होकर के ये बोल रहा हूं कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जहां से प्राप्त होंगे वही मानव जीवन बसेगा, तो बस्ती वही बसेगी। तो इसके अकॉर्डिंग तो आपको लहुरा देवा बोलना चाहिए ना, मेहरगढ़ तो बोलना ही नहीं चाहिए मेरे इस सेंटेंस पे, पर सही आंसर मेहरगढ़ है। क्यों है मैं आपको बता रहा हूं। अब होता क्या है कि लहुरा देवा के आसपास के क्षेत्रों से जो खुदाई हो रही है वहां अभी जो है स्थायी जीवन और बस्ती का साक्ष्य नहीं प्राप्त हो पाया है, और इतिहास में अनुमान बहुत ज्यादा नहीं लगाया जाता है, एविडेंस के अकॉर्डिंग ही हम बात करते हैं। क्योंकि हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि 3 टाइप ऑफ एविडेंस होते हैं, सोर्स जिसको प्रमाणित करेगा उसको सही मानेंगे। तो मेहरगढ़ से, जो मेहरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, वहां से स्थायी बस्ती के प्रमाण दिख गए हैं। तो इसीलिए जब तक लहुरा देवा से आगे के रिसर्च में स्थायी बस्ती के प्रमाण ना दिखे तब तक आपका आंसर मेहरगढ़ की तरफ जाएगा, स्थायी आवास का, स्थायी निवास का। लेकिन तर्क आपके दिमाग में ये रहना चाहिए। देखो, जब लॉजिक फेल कर जाओगे तो फिर काम ही खराब हो जाएगा। आंसर भले ही गलत हो लेकिन लॉजिक आपका ठीक जाना चाहिए। अगर आप लॉजिक से हट करके जा रहे हैं इसका मतलब या तो रटे हुए हैं या तो बस ऐसे रेंडमली बोल रहे हैं। तो समझ में आ गया, जिन्होंने लहुरा देवा बोला वो क्या है, सही है कि अब गलत है? जिन्होंने लहुरा देवा बोला अब वो गलत हो गए। तो स्थायी आवास के प्रमाण लहुरा देवा से नहीं प्राप्त हो रहे हैं, और जिन्होंने मेहरगढ़ बोला है बधाई हो। बहुत बढ़िया। है ना, पहली क्लास है क्या? मतलब हमारी पहली क्लास है या आपकी ही पहली क्लास है? अच्छा, हमारी आपकी मुलाकात पहली हो रही है ना, बहुत बढ़िया, ठीक। तो इस बात को आप ठीक से समझ गए जो मैं बताना चाह रहा हूं, है ना? तो इस स्तर पे आप सोचेंगे। तो यहां तक तो ये एक सारी कहानी। तो जहां पर आपने मेहरगढ़ लिख रखा है, अगर आप यहां पर एरो दे करके इस बात को लिख ले कि मानव जीवन के स्थायी आवास के साक्ष्य, मानव जीवन के स्थायी आवास। थोड़ी देर तक आप लोग पेशेंस रखिए, अभी जैसे हम टॉपिक पर आते हैं समझ में आ जाएगा। मानव जीवन के स्थायी आवास के साक्ष्य, स्थायी आवास का मतलब परमानेंट जो निवास है, ठीक है। अब इसके बाद कश्मीर के बुर्ज-होम और गुफ कराल से बात करते हैं। कश्मीर में बुर्ज-होम और गुफ कराल जो प्लेस है, यहां से कहा जाता है कि यहां के जो लोग थे ना, वो उनका जो घर होता था वो दरअसल घर इस प्रकार से बनाते थे कि देखो, पहाड़ों पर भी तो समतल होगा। समतल का मतलब दो प्रकार से होता है, तो बहुत लंबा मैदान हो, या मान लीजिए बीच बीच में, जैसे मान लीजिए यहां पर अगर कुछ पहाड़ टाइप से हो, कुछ और भी हो, बीच में एक प्लेस हो, तो उतना समतल हो जाएगा। तो कश्मीर में जो गुफ कराल और बुर्ज-होम जो प्लेस है, यहां से क्या था कि वहां के जो लोग थे उस समतल मैदान में क्या करते थे, गड्ढा कर देते थे, उसकी खुदाई कर देते थे, और गड्ढा करने के बाद उसके ऊपर चाहे जिस तरह से छतनुमा एक पट्टी डाल देते थे, और रहने के लिए उसी के अंदर चले जाते थे। तो इसको कहा जाता है गड्ढे का घर। लेकिन गड्ढे का घर कहना ठीक नहीं है, इसको गड्ढे को क्या बोलते हैं, गर्त। पता नहीं कि आप गर्त में चले गए, तो गर्त, और चूंकि यह आवास के लिए बनाया गया था इसलिए इसको कहा जाता है गर्तावास। तो गर्तावास के साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहे हैं, कश्मीर के बुर्ज-होम और गुफ कराल दोनों प्लेसों से। तो गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे कहते हैं कि बड़ी देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी, है ना। और अगली लाइन, मसीहा मेरे तूने गमे दर्द दिल की दवा लाते लाते बड़ी देर कर दी, है ना। नहीं, वाह वाह का मतलब नहीं, भाव भाव समझ रहे हैं ना। हाँ, समय से आइए, व्यवस्थित होकर के आइए। 2-4 मिनट में ना तो हम आपको देख पाएंगे ना आप हमें देख पाएंगे। गलत कर रहे हैं। देखने दिखाने में एक समय लगता है, और उस समय में आनंद तब आता है जब देखने और दिखाने वाले दोनों की रुचि एक दूसरे से मैच करते हो, और वो तभी हो सकता है जब आप समय देंगे। गलत कह रहे हैं,
आए और चले गए। नहीं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, एक सामान्य सी बात कर रहा हूं। हमारे साथ जो है, शुरू में जब मैं आया तो वहां रहता था, राजौरी गार्डन, टैगोर गार्डन, है ना। मतलब मैं दिल्ली में करीब दिल्ली के 8-10 जगह पर रूम लेकर के सब एक्सपेरिमेंट किया। लक्ष्मी नगर, पांडव नगर, गणेश नगर, राजौरी गार्डन, टैगोर गार्डन, गांधी विहार, नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, वजीराबाद, गोपालपुर, इसके बाद स्वरूप नगर, और 2-3 अगर मिस कर रहा हूं तो याद आ जाएगा। आई बात समझ में? और भाव क्या था कि लोगों से कोसों दूर हो जाऊंगा, अकेले तन्हाइयों में पड़ूंगा, दिखा दूंगा। बाद में क्या समझ में आया, है ना, कि अति बेवकूफ मानो, आदत बदलो, दूर नहीं। तो जब हम बाहर रहते थे तो हमारे साथ और भी कई सारे दोस्त रहते थे, तो सबका एक ही परंपरा था, डेमो लेना। उस टाइम द हिंदू में या कहीं पर भी पेपर में जब ऐड आता था कि आज फ्री सेमिनार है, तो सुबह से ही सजने की तैयारी होती थी। सजते संवरते 2 घंटे लग जाते थे, और उसके बाद ब्लू लाइन बस में बैठना होता था, और सजना संवरना सब एकदम तार तार हो जाता था। यहां पहुंचने के बाद जैसे तैसे क्लास, फिर आधे घंटे का ज्ञान लेके चले जाते थे, 2 दिन उसी में डूबे रहते थे, फिर तब तक अगले सजने संवरने की तैयारी हो जाती थी। और ऐसी प्रक्रिया में कई लोग आज तक सज संवर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो अपनी समझ करके आगे की गति की और छोड़ा। तो एक चीज हमेशा आप स्वीकार कर लीजिएगा, डेमो क्लास या कोई भी क्लास जो होता है, उसमें आप शिक्षक को, मैं थोड़ा व्यवहारिक बता रहा हूं, कभी जज नहीं कर पाएंगे, प्रश्न ही नहीं है। एक बात बताइए, जिस सब्जेक्ट की जानकारी आपको खुद ही नहीं है, और उस शिक्षक अगर वाकई में 2, 4, 6 दिन से पढ़ा रहा है अगर वो, तो निश्चित रूप से आपसे 10 होगा। हाँ, बस बस। अच्छा, आपने तो एक नया और माहौल बना दिया। मुझे बताना पड़ेगा कि डेमो के दौरान क्लास का लोकेशन भी थोड़ा सा ध्यान रखना जाना चाहिए। तो जैसे ये होता है, इसलिए हम आपको बता दें कि डेमो वगैरह का कोई विशेष मतलब, हाँ, डेमो का मतलब आप अपने दिमाग में ही रख लीजिए, आप आए हैं और जो टीचर आपको बता रहा है उसकी भाषा शैली आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, बस वो जो बता रहे हैं उनके तरीके आपको दिमाग में आ रहे हैं कि नहीं, बस एक ही होता है और कुछ भी नहीं होता है। टीचर हमेशा डेमो क्लास हो चाहे दूसरी तीसरी क्लास हो, अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, तो वहां पर किसी प्रकार का जजमेंट नहीं कर पाएंगे आप। हाँ, भाषा शैली और सारी चीजें, कुछ एक विद्यार्थी कुछ क्रॉस क्वेश्चन में पूछते हैं, वो भी जज करने का तरीका नहीं होता है। हो सकता है कि 2-4 प्रश्न आपके ऐसे ऑब्जेक्टिव हो, टीचर को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ना याद हो, उसका डिस्क्रिप्टिव एरिया बहुत शानदार हो, तो ऑब्जेक्टिव चीजों को लिख करके लाएगा। जैसे हमें याद है सारी बातें, पर बहुत सारे प्लेस है जो नहीं याद रहते हैं, तो हम रख के दिखा लेते हैं। तो हो सकता है कुछ ऑब्जेक्टिव चीजें ना याद हो, तो उसको पॉइंट आउट किया रहेगा, तो आपको डिस्क्रिप्टिव में उसको बताएगा। और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव बहुत शानदार है, डिस्क्रिप्टिव नहीं बेहतर है, तो आप ऑब्जेक्टिव पूछ करके उन्होंने बताया और आपने जज कर लिया बहुत शानदार, और डिस्क्रिप्टिव के समय में गायब हो गए। तो इसलिए जजमेंट करने का रॉन्ग कोई तरीका नहीं। पर आपने बता दिया, हम बोलेंगे कि जो चेयर ओवर है इसको हटवाइए साहब, और लोकेशन थोड़ा सा बहुत जरूरी है। कुछ यहां पर फूल पत्ती, कुछ इमेज वगैरह भी लगवा दें, जैसे है ना, आदरणीय सपना जी का भी। बहुत सारे विद्यार्थी मनोरंजन हेतु आते हैं, लेकिन हमारे लिए सम्माननीय है ना। हम लोगों को उन लोगों ने बड़ा ज्ञान दिया है, रुचि पैदा की है हरियाणवी सॉन्ग सुनने में, नृत्य में। हालांकि हम आज तक उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन सपना जी के स्टेप में बदलाव आ जाए। हर गाने में एक ही स्टेप होता है, भगवान जाने कब वो बदलाव आएगा। बट अब मैं बहुत ज्यादा नहीं देखता, लेकिन आप इस बात को समझिएगा कि ये मत फील करिएगा कि किसी दूसरे ग्रह के मानव हैं, आपके बीच में ही हो। आप भी सर्च करते हैं, हम भी सर्च कर लेते हैं। अंतर इतना है कि आप दिन भर सर्च करते हैं, हम कभी कभी सर्च करते हैं, है ना। तो चलिए छोड़िए, बुर्जों में गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इतना भी खुश नहीं होना है, मतलब मुस्कुराहट ही नहीं थम रही है। तो गर्तावास के साक्ष्य, अच्छा, साथ ही साथ ये दोनों प्लेस से हो रहा है। साथ ही साथ यहां देखिए, जो नवपाषाण काल की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ होता क्या है कि यहां पर ऐसा है कि जब कोई भी घर का मालिक मरता था या कोई भी व्यक्ति मर जाता था घर का, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि ये कैसे पता है कि घर का मालिक है, इसकी जांच कैसे करेंगे,
तो मान लेते हैं जी कोई भी व्यक्ति मरता था तो उसके डेड बॉडी जो प्राप्त हुई है, जहां से उसके अवशेष प्राप्त हुए, जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, उसके साथ कई जगह पर, हर डेड बॉडी के साथ कई जगह पर कुत्ते के भी अवशेष प्राप्त हुए, जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो ये अनुमान लगाया गया कि मालिक के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी, उसका भी जो है उसको दफना दिया जाता था। अब एक विद्यार्थी मुझसे पूछा, मैं भी उसका आंसर ठीक से नहीं अभी समझ पा रहा हूं, कि सर कुत्ते को मार के दफनाया जाता था या कुत्ता भी मर जाता था संयोग से, या जिंदा दफना दिया जाता था? तो देखो इसकी जानकारी तो बड़ा मुश्किल है, इसलिए हर किताबों में लिखा, लॉजिक सी बात है भाई, मानव मान लीजिए मर गया तो ठीक है, अब उसके साथ ये थोड़ी ना कि मालिक के साथ उसका कुत्ता भी उसी समय भाव खो के मर जाएगा। हाँ वही चीज, हाँ संजोग से, हाँ वही एक बार। अब कुछ लोगों ने कहा कि सर एक विद्यार्थी तो हमारा कमाल कर गया, कहा सर मिल गया। हमने क्या मिल गया? उन्होंने कहा सती प्रथा का साक्ष्य। उन्होंने कहा देखिए सर, मालिक का कुत्ते के साथ व्यवहारिक संबंध था, यही समझ रहे हैं ना, व्यवहारिक संबंध, कुत्ते के साथ व्यवहारिक संबंध हो जाता है। तो देखिए अगर आप इस तरह के होनहार विद्यार्थी हैं तो क्लास के बाद मिलकर आप प्रश्न पूछ लीजिएगा। तो यहां समझिएगा कि गुफकराल और बुरजोम से जो डेड बॉडी यानी कि दफन किया गया है लोगों को, उनके साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफन कर दिया जाता था। अब ये नहीं पूछना है कि जिंदा या मुर्दा, जैसे भी ये कर दिया जाता था। तो लिख लीजिएगा कि जो है इसको ऐसे लिखिएगा कि मनुष्यों के साथ उनके पालतू कुत्तों को, कुत्ता सब बड़ा खराब लग रहा है लेकिन लिखना पड़ेगा कुत्ता, हाँ हाँ समाधान में कुत्तों को दफनाया था, तो मैं और थोड़ा सा इजी कर रहा था। हाँ गुफकराल और इसी में है ना कि जो है शवाधान में डेड बॉडी के साथ कुत्ते के भी दफन का साक्ष्य मिला है। ठीक है, कुत्ते के भी दफन का साक्ष्य मिला है। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। शवाधान, शवाधान समझते हैं? अच्छा, शव समझते हैं? शव का मतलब, बहुत बढ़िया, आ गया ना, बहुत बढ़िया। शवाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो यहां पर ये बात क्लियर हो गई। आइए अब वहां से हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इन जगहों में। बिहार कहां है भाई? यहां बिहार में एक जगह है चिराद। चिराद से क्या है? चिराद से बहुत अधिक मात्रा में हड्डी के ढेर प्राप्त हुए हैं। धूहा बोलते हैं ना गांव में, धू मतलब एक अलग अलग क्षेत्रीय भाषा है। तो ढेर, तो हड्डी के ढेर प्राप्त हुए हैं। और वो हड्डी के ढेर विशेष कर कहा जाता है कि हिरण वगैरह के सींग वगैरह हैं, इस प्रकार से। और कुछ लोगों ने कहा कि वो जो सींग है वो उपकरण का कार्य करता था। तो ऐसे लिख लीजिएगा कि हिरण के या हड्डी के ढेर, ब्रैकेट में हिरण का सींग व अन्य। तो चिराद से, बिहार में चिराद होगा ना, हड्डी का ढेर, ढेर, ठीक है, और वो हड्डी हिरण का और अन्य पशु का। इसके बाद आइए यहां चलते हैं आंध्र प्रदेश और पिकलीहल। तो हां, आंध्र प्रदेश और पिकलीहल से क्या है कि यहां से राख के टीले का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। राख का टीला, हाँ राख का टीला, आसमाउंड। अब राख का टीला, इसका साक्ष्य कैसे प्राप्त हुआ है? तो इसको हम आपको बता दें संभावना कैसे है। जैसे दक्षिण भारत में क्या था कि महापाषाणिक संस्कृति का विकास हुआ। आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल के साथ। महापाषाणिक संस्कृति का मतलब होता है, महापाषाणिक संस्कृति को दक्षिण भारत से ही जोड़ करके देखा जाता है। महापाषाणिक संस्कृति का मतलब यह होता है कि दक्षिण में जब विशेष करके जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको बड़े बड़े महापाषाण, बड़े बड़े पाषाणों से जो है उसको ढक दिया जाता था। तो उसी के आधार पर वहां के कल्चर को महापाषाणिक संस्कृति नाम दे दिया गया। क्योंकि दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वो विशेष करके प्रायद्वीपीय है, पठारी है ना, ऊंचा नीचा। तो वहां पर जब बस्तियां बसनी शुरू हो गई तो वहां पर कहा जाता था कि जो लोग होते थे वह सारे लोग अपने पशुओं को किसी एक निश्चित जगह पर एक साथ बांधते थे। तो मान लीजिए कोई एक्स नाम का प्लेस है जहां पर सारे लोग अपने पशुओं को बांधेंगे। तो जब हर घर का पशु वहां पर बंधेगा तो गोबर करेगा कि नहीं करेगा? अब एक समय तक आप वहां पर बांधे रहेंगे, मान लीजिए गोबर का धूल बन गया, फिर वहां से अपने पशु को हटा लेंगे,
दूसरी जगह पशु बांधेंगे, वहां पर भी गोबर का धूल बन गया। आने वाले समय में जब सारी बातें असंतुलित हुई तो हो सकता है कि एक धूल बना हो, उसके धूल पर फिर आपने कुछ ऐसे कर दिया हो और संयोग से अंदर आग लग गया हो, तो जल करके क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा। तो अब बाद में वो राख का धूल दिखा तो उसको टीला बोल दिया गया। तो इसलिए आपको समझना है कि राख का जो टीला है कुछ इसी प्रकार से बना होगा, क्योंकि हम इमेजिन कर सकते हैं। केसी श्रीवास्तव इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बड़े अच्छे शिक्षक रहे, प्रख्यात विद्वान रहे, उन्होंने भी इस बात को बड़े अच्छे से कहा। बहुत सारे इतिहासकार हैं। तो यहां आपको लिखना है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दोनों प्लेस में, विशेष करके संगन कल्लू और पिकलीहल, यहां से राख का टीला, राख का टीला प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है ना, राख का टीला प्राप्त हुआ है। लिख लिए हैं। अब इसके बाद आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख लेते हैं। सब पर है कुछ ना कुछ अलग अलग प्राप्त हुआ है, तो सबका चूंकि पॉइंट आउट कोड नहीं करना होता, कुछ विशेष विशेष चीज है ना, तो उसमें वो नहीं देखना है कि अब असम में क्या है, वहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेना होता है। ठीक, अब आप नीचे लिखिएगा, एक हेडिंग बनाइए, नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल से संबंधित, नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। प्रमुख स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। अब उसको लिखिए, लिखिए मेहरगढ़, मेहरगढ़ ब्रैकेट में बलूचिस्तान पाकिस्तान, ये जो पंजाब है ना, मतलब पाकिस्तान वाला पंजाब, उसके अंतर्गत मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान, डैश देके लिखिएगा। यहां से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखिए लाइन तो हम लोग लिख रहे हैं जरूर, बट आपको सारी बातें याद आ रही हैं कि नहीं, है ना। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहां से गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अच्छा, कई बार प्रश्न आता है कि मानव ने सबसे पहले गेहूं की फसल को उगाया या जौ का, मतलब बहुत ऑब्जेक्टिव। तो कई सारे क्वेश्चंस को हमने देखा, कई सारे एग्जाम में आया, इवन वनडे एग्जाम में भी हमने चेक किया, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न वनडे एग्जाम में भी खूब पूछे जाते हैं। तो वहां पर कुछ एक जगह गेहूं दिया है, लेकिन अधिकांश जगह पे जौ दिया हुआ है। तो चूंकि अधिकांश जगह पर जो आंसर दिया हुआ है उसी को हम लोग मान लेते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन में तो अभी तक यहां तक की बातें नहीं हो पाई, बट प्रोविंशियल सिविल सर्विस में जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है, इस प्रश्न को पूछा गया, तो वहां पर भी जौ को ही प्राथमिकता दी गई है। तो आप लोग जौ को पहले प्राथमिकता देंगे। अगर मान लीजिए आपके ऑप्शन में जौ है ही नहीं, तो फिर गेहूं आपका आंसर होगा, है ना। तो आप लिखेंगे कि यहां से गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा कच्ची ईंटों के आयताकार मकान, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे मानव जीवन के स्थायी होने का प्रमाण मिलता है। अब यहां पर स्थायी निवास भी कर सकते हैं, प्रमाण मिलता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा या पॉइंट या बुलेट बना लीजिएगा, जो भी बुलेट आप लगाते हैं लिखिए। कोलडिहवा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, कोलडिहवा, कोलडिहवा या कोलडिहवा कहीं लिखे होंगे नहीं, हाँ वो लिखे, कोलडिहवा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ब्रैकेट में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश,
से लगभग 6500 ईसा पूर्व। देखिए वहां पर हमने 6000 लिख रखा है ना, तो सब वो अप्रॉक्सीमेट है, मतलब डेट भले अंतर आ जाएगा लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। ये ज्यादा से ज्यादा 65 हो सकता है ना, बट ऐसा नहीं कि बाकी डेट को क्रॉस कर दे। लगभग 6500 ईसा पूर्व में धान की खेती ब्रैकेट में चावल की भूसी, धान की खेती चावल की भूसी का प्रमाण मिलता है। जो विश्व में सबसे प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। हालांकि अब लाइन क्लियर होगा, अभी तो डाउट चल रहा है ना, अब लाइन क्लियर होगा। हालांकि नवीनतम खोज के अनुसार, समझ में आ रहा है ना, अब लाइन ठीक चल रहा है। हालांकि नवीनतम खोज के अनुसार उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देवा नामक स्थल से, संत कबीर नगर जिले के लहुरा देवा नामक स्थल से लगभग 8 से 9 हजार ईसा पूर्व, 8 से 9 हजार ईसा पूर्व के आसपास चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो अब इस बात को लिखाने की जरूरत तो है नहीं कि अब अगर आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस आए तो अब जो है, अगर ऑप्शन में लहुरा देवा है तो हिट करेंगे लहुरा देवा, और नहीं है तो फिर प्राचीन तरीके से। बात क्लियर हो रही है ना, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा है पॉइंट, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आगे लिखिए, जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम से कब्रों में मालिकों के शवों के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। वहीं बिहार के चिरांद से प्रचुर मात्रा में क्या प्राप्त हुआ है? हां, हड्डी के उपकरण, विशेष करके हिरन की सींग, हड्डी के उपकरण ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, हिरणों के सींग से निर्मित प्राप्त हुए हैं। इस काल में उत्तर प्रदेश के चोपनी मांडो से, उत्तर प्रदेश के चोपनी मांडो से हस्त निर्मित, देखो हाथ निर्मित मत लिखिएगा, हस्त निर्मित मृत भांड
हस्त निर्मित मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, मृद भांड प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। और संगन कल्लू पिकली पिकली हल्का भी लिख लीजिएगा। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के पिकली हल एवं संगन कल्लू से, पिकली हल एवं संगन कल्लू से राख के टीले का साक्ष्य प्राप्त होता है, राख के टीले का साक्ष्य प्राप्त होता है। अब एक छोटा सा हेड लिखिए, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में पहला पॉइंट लिखिए, नवपाषाण काल में मानव, नवपाषाण काल में मानव उपभोक्ता ही बना रहा, उपभोक्ता ही बना रहा। उपभोक्ता मतलब जो आ रहा है खा रहा है, लेकिन नवपाषाण काल के अंतिम चरण से सरप्लस उत्पादन हुआ, तभी तो लेन देन शुरू किया होगा। तो उपभोक्ता ही बना रहा। हालांकि कृषि में, हालांकि कृषि में अधिशेष उत्पादन, अधिशेष मतलब ज्यादा, हां सरप्लस, अधिशेष। अब ये सब शब्द आपको याद करना है और बोलना भी है अपने मित्र से। जब मिलो तो मित्र, आपके पास जो ये सब राशन वगैरह है तो अधिशेष है, इसका लेन देन किया जाए क्या? अधिशेष उत्पादन हो चुका था, ठीक है, हो चुका था। अगला पॉइंट, इस काल में मानव कपास की खेती करने लगा था। इस काल में मानव कपास, कॉटन, कपास की खेती करने लगा था। हालांकि, हालांकि कपास निर्मित वस्त्र के साक्ष्य, कपास निर्मित वस्त्र के साक्ष्य पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले हैं। नहीं मिले हैं। फिर भी उतनूर, फिर भी उतनूर, उतनूर से एग्जैक्ट लोकेशन उतनूर का क्या है एक बार देख लेना है, बट वो जानना जरूरी नहीं है। उतनूर से कपास से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन मानव हस्त द्वारा निर्मित होता था। मानव हस्त द्वारा निर्मित होता था, मानव हस्त द्वारा निर्मित होता था, किंतु चाक निर्मित, चाक चकिया होता ना, चाक निर्मित मिट्टी के बर्तन भी बनने लगे थे। चाक निर्मित मिट्टी के बर्तन भी बनने लगे थे। इसलिए कहते हैं कि चाक का आविष्कार कब हुआ? तो नवपाषाण काल में। लेकिन फिर भी नवपाषाण काल में अधिकांश मिट्टी के बर्तन किससे बनते थे? हाथ से। और वो चाक, चाक समझ, कितने लोग नहीं समझ पा रहे हैं? चाक,
नहीं समझ पा रहे हैं? सब समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। कितने लोग चलाए हैं हाथ से? तब तो बहुत कुछ याद आ रहा होगा, है ना? चाक ही याद आ रहा हो तो ठीक है, चाक के साथ मटका जब टूटा था वो भी याद आ रहा होगा, है ना? समझ पा रहे हैं कि हम लोग कहां पहुंच गए? व्यापार पर पहुंच गए थे, बिजनेस। बहुत बढ़िया। 2 पॉइंट और लिख लीजिएगा। नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में दक्षिण भारत के टेक्कल कोट, दक्षिण भारत के टेक्कल कोट, टेक्कल कोट से सोने के बाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सोने की बाली, सोचिए, नवपाषाण काल में ही टेक्कल कोट से सोने की बाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आज भी देखिए सोने की बाली पहनी जा रही है, और उस काल में भी। अब अलग की बात है कि आज अलग अलग प्रकार का डिजाइन है, सोने की बाली में कई प्रकार के डिजाइन आ गए हैं, उसी में झुमका और झुमकी बनना शुरू हो गया है ना। देखो कितनी खुशी मिल रही है। जब ही गिरा था बरेली के बाजार में, ऐसे थोड़ी न था। तो अभी हम आपको जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाएंगे तो आप जान करके हैरान रहेंगे कि आज शारीरिक सौंदर्यता के लिए जो भी मानक है, लोग तरह तरह के कॉस्मेटिक चीजों को लगाते हैं, सजते संवरते हैं, है ना? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी सजते संवरते थे। आज मानवीय सुंदरता में जहां लिपस्टिक की अपनी एक अलग भूमिका है, आकर्षण का अपना एक अलग केंद्र बिंदु बना होता है, समझ पा रहे हैं? वहीं इस बात को जान करके आपको हैरानी होगी कि लिपस्टिक की भूमिका जितनी आज है आकर्षण केंद्र बिंदु में बनने की, उतनी ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी थी। तो आज के लोग इतना ना इतराएं कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। जीवन तो तब भी उसी प्रकार से था। और सबसे मजेदार बात यह है, आज तो महिलाएं या गर्ल्स इस प्रकार के लेपन का प्रयोग करती हैं। उस जमाने में पुरुष भी लिपस्टिक लगाता था। और मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कभी ऐसे नहीं, चन्नू दड़ों से प्राप्त एविडेंस वो इस बात को बोलता है कि सुंदर दिखने के लिए पुरुष भी लाली लिपस्टिक का प्रयोग करते थे। वैसे बॉलीवुड तो उसमें लिखा है। और इतना नहीं, आप ये तो हम लोग हास्यास्पद बातें कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल तो लिखना पड़ेगा। आजकल आप देखेंगे बाली की बात आ गई है, आईब्रो होता है, मैं ठीक से एग्जैक्ट उसको समझ नहीं पाता कि उसको क्या बोलते हैं। तो उसको ब्लैक करने के लिए क्या आता है भाई? आप लोग जरूर बताएं। देखो इधर से नहीं आ रहा है, सबसे बड़ी बात है, हम अब देखो, एक तो आईब्रो होता है, एक पलक होता है, इसको ब्लैक करना होता है तो वो आई लाइनर कहां पे लगता है? नहीं पता? तो यहां लगता है, यहां लगता है, ऐसे नहीं बताइए, इस पे या इस पे? हाँ तो अरे वही बताओ, डांट क्यों रही हो? इतनी जानकारी होती तो हम घर में नहीं डांट खाते हैं, लगातार खा जाते हैं। तो उसमें से जो भी एक होता है, तो ये क्या है? आईब्रो पेंसिल है, और ये पलक पर आई लाइनर। हाँ, अब यार एग्जैक्ट तो क्या है उसमें, उसको बोला जाता था, क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि रंजन सलाका, उसको रंजन का मतलब होता है काली, काला, या कालिका जो होता है, कालिका आप देखेंगे। और सलाका, पेंसिल को सलाका बोलते हैं। बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो दुकान पर सलाका मांगते थे। आप लोग शायद, हो सकता है कुछ लोग नहीं सुने होते हैं, कई सारे लोग बोलते हैं, तो हम लोग भैया सलाका दे दो। तो सलाका से बढ़ते बढ़ते पेंसिल पर आ गए। तो सलाका होता था, और वो जो है ब्लैक कलर उससे निकलता था, और उससे जो है अपना सजावट करते थे, और पुरुष महिला दोनों। आज आप लोग आई लाइनर, पता नहीं कौन सा लाइनर लोग लगाते हैं सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उस जमाने में। तो देखिए, निश्चित रूप से हम लोग बातों में एंटरटेन हो जाता है,
बट यही सब आपको देखना होता है। जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो ये सब सारी बातों को आपको समझना है, और आप इस दावे के साथ कहेंगे ऐसा नहीं है कि आज ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान की फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हम लोग इतना एडवांस हो चुके थे, तो उस बात को आप वहां पर, और दोनों क्वेश्चंस कमीशन ने पूछा है, आईलाइनर और लिपस्टिक। आजकल तो ठीक है, सब जगह ठीक है। अब आप लोग अनुसरण नहीं करेंगे, महिलाओं को लगाने दीजिएगा। ये नहीं है कि आप सीख करके और खुद लगा करके कभी क्लास में आए। दिक्कत ये है कि कभी अगर ऐसा करते हुए आप मुखर्जी नगर में घूमेंगे तो चौराहे पर एक अलग प्रकार की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, और आपको हो सकता है कि किसी बीच के वर्ग से आपको महसूस कर ले। तो ऐसे नहीं, रुचि है, स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है। आप किसी भी रूप में आएंगे हम तो पढ़ाएंगे ही आपको, उसमें थोड़ी ना है ना, कुछ भी लगा के आइए। चलिए पढ़िए। हाँ, क्या लिखे थे? बाली मिली है। बाली पर इतनी बात हो गई है, मतलब सोचिए जब हम लोग इंडस वैली चलेंगे तो क्या करेंगे। चलिए जल्दी। अच्छा, आप लोग भी एकदम बहक जाते हैं, हम भी बहक जाते हैं। अब एकदम टू द पॉइंट काम करना है। आज सोच के आया ताम्र पाषाण काल तक जाना है, यहीं पे पहुंचूंगा। आगे लाइन लिख लीजिए। नौ पाषाण काल के लोग, नौ पाषाण काल के लोग उसी पॉइंट में गोलाकार एवं आयताकार घरों में रहते थे। गोलाकार एवं आयताकार घरों में, गोलाकार एवं आयताकार घरों में रहते थे। ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि जहां आयताकार घरों में सामान्य वर्ग के लोग रहते थे, जहां आयताकार घरों में सामान्य वर्ग के लोग रहते थे, वहीं गोलाकार घरों में संभ्रांत लोगों का निवास होता था। संभ्रांत, संभ्रांत समझ रहे ना, है ना, जो आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सबसे सशक्त लोग होते हैं, संभ्रांत लोगों का निवास होता था। और एक आखिरी लाइन ले लीजिए, कई बार पूछते हैं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। तो बड़ा सामान्य सा शब्द, लेकिन आज जितना भी खेल आप लोग खेल पा रहे हैं, पहिए की वजह से ही खेल पाते हैं। पहिया ना होता तो हम और आप मिल पाते? कभी नहीं मिल पाते। संभ्रांत लोग, बड़े क्लास के लोग, है ना, क्योंकि पहिए से तो बहुत सारी चीजें, दूरियां कम हो गई हैं। जब दूरियां कम होती हैं, दरमियां, है ना, ये सारी चीजें, तो उसको ध्यान रखना। अब एक आखिरी बिंदु लिख लीजिएगा, पाषाण काल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अब तीनों पाषाण काल को जोड़ ले रहे हैं और इसके बाद आपका स्टोन एज समाप्त हो जाएगा। पाषाण काल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, लिखिए। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। विभाग, संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, कनिंघम को, थक तो नहीं गए ना, अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। आप लोग इस प्रकार से शारीरिक हाव भाव प्रदर्शन करते हैं कि डर लगने लगता है कि मजबूत लोग हैं, क्या पता तब नाराज हो जाएं, है ना। अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। एक दो पॉइंट और, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ब्रैकेट में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, भोपाल में स्थित है। अगला पॉइंट, रॉबर्ट ब्रूस फुट को, अगला पॉइंट,
रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट को, रॉबर्ट ब्रूस फुट को भूगर्भ वैज्ञानिक एवं भूगर्भ वैज्ञानिक एवं भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद, पुरातत्वविद के रूप में जाना जाता है, पुरातत्वविद के रूप में जाना जाता है। 3 से 4 पॉइंट और हैं। अगला, पाषाण काल, पाषाण काल, पाषाण काल कॉमा कांस्य काल, कांस्य काल और लौह काल, काल को युग भी कहते हैं, लौह काल का त्रियुगीय विभाजन, त्रियुगीय यानी कि इन तीनों को अलग अलग करके त्रियुगीय विभाजन 1820 ईस्वी में क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन, या क्रिश्चियन, क्रिश्चियन होता है ना, जर्गेंसन, जर्गेंसन थॉमसन, जर्गेंसन थॉमसन ने किया, जर्गेंसन थॉमसन ने किया। हां, अगला पॉइंट, मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में हड्डी से निर्मित उपकरण एवं आभूषण, हड्डी से निर्मित उपकरण एवं आभूषण महदहा, महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। महदहा से, महदहा से एक ही कब्र में एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। हालांकि भारत में मानव कंकाल के सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट, मेहरगढ़ एक ऐसा पुरा स्थल है, मेहरगढ़ एक ऐसा पुरा स्थल है जहां से, जहां पाषाण काल से लेकर, जहां पाषाण काल से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और आखिरी पॉइंट, भीमबेटका एक ऐसा पुरा स्थल है, भीमबेटका कहां पे है, कोई बताएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मध्य भीमबेटका एक ऐसा पुरा स्थल है जहां से पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं।
तीनों से, यानी कि भीमबेटका पूरा पाषाण काल में मिल जाएगा, मध्य पाषाण काल में मिल जाएगा और नवपाषाण काल में मिल जाएगा। ठीक। और एक आखिरी लाइन लिखिए, नोट। नोट, पाषाणकालीन समाज, इसको मिटा दे, पाषाणकालीन समाज डैश। अब आप हमें बताएंगे, देखते हैं कैसे बताते हैं। अच्छा, अगर संडे को, किसी भी संडे को अगर मैं आपसे कहूं कि आप टाइम निकाल करके आए, तो कुछ दिक्कत आप लोगों को? ऐसा तो नहीं कि एक ही दिन मिलता है और बात भविष्य की रहती है। संडे को भी हम लोग पढ़ सकते हैं क्या? है ना? क्योंकि आप सबकी ही सहमति जरूरी होती है। कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसको संडे को अपनी अलग संभावना दिखे नए आने की? क्लास रहती संडे को? और फिर तो बढ़िया ही है। अच्छा, नहीं मतलब हिस्ट्री की क्लास पढ़ पाएंगे ना, ऐसा नहीं कि 4 से 5 दिन तक चल रहा है और पता चले कि हर दिन आप थकी रहे हो, तो संडे को भी नहीं जीने दिया, है ना, पाषाण काल ने। ट्रेन आ रही है क्या? अरे पकड़ी गई। आप लोग भी ऐसे बांधते हैं। अरे तो मजाक कर रहे थे। अच्छा ठीक, नहीं मजाक कर रहे थे। बात समझिए। अब जो प्रश्न और मुद्दा ये है कि पाषाणकालीन समाज। अब हम आपसे 2 ऑप्शन रखते हैं और इसको सोचना है, ठीक, कि पाषाणकालीन समाज जो है मात्र सत्तात्मक समाज था या पितृ सत्तात्मक? रुके रहिएगा। मात्र सत्तात्मक का मतलब कि महिला प्रधान समाज था, या फिर पितृ सत्तात्मक यानी कि पुरुष समाज, पुरुष प्रधान समाज, यानी कि कैसा समाज रहा होगा, ये तर्क। अब आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं कि स्टोन एज पाषाण काल का जो समाज था वह जो है मात्र सत्तात्मक था? हाँ, शर्माइए नहीं, खड़ा करिए। कौन खड़ा कर रहा है? एक भी नहीं। हाँ, 1 2। देखिए, मात्र सत्तात्मक महिलाओं की सहभागिता ज्यादा रहेगी। ठीक। कितने लोग मानते हैं पितृ सत्तात्मक था? अरे बाप रे, 1 2 3 4 5। भैया आप लोग किसको मानते हैं? कोई और जेंडर है क्या? तो इसीलिए तो पढ़ने के आधार पर थोड़ी ना पूछ रहे हैं, वो तो बस सोच के आधार पर पूछ रहे हैं। वो तो तर्क, जब पढ़े ही होते तो फिर उसमें क्या था। चलिए, अब आपको इस प्रश्न का उत्तर थोड़ी देर बाद मिलेगा। पहले इसमें आइए घूमते हैं। मात्र सत्तात्मक और पुरुष सत्तात्मक का मतलब आपको यूं देखिए, महिला प्रधान और पुरुष प्रधान। महिला प्रधान का मतलब महिला पावरफुल, पुरुष प्रधान का मतलब पुरुष पावरफुल। हम जिस काल की बात कर रहे हैं पाषाण काल में, उस काल में आइए चलिए हम बात करते हैं। उस काल में जो भी जीवन था, उस जीवन के अकॉर्डिंग पावरफुल कौन हो सकता है, या उस जीवन से लड़ने के लिए कौन अधिक लड़ सकता है, महिला या पुरुष? फिर अब हम बता रहे हैं कि ये पाषाणकालीन जीवन श्रम पर आधारित था, पाषाणकालीन जीवन बर्बरता पर आधारित था, पाषाणकालीन जीवन में जो हिंसक पशुओं से रक्षा करनी थी, पाषाणकालीन जीवन में लड़ना था, मेहनत करना था, और शारीरिक रूप से जो मजबूत होगा वही पाषाणकालीन जीवन में बेहतर फिट बैठ पाएगा। और प्रकृति ने आज भी महिलाओं को कोमल बनाया है, तो तब भी कोमल ही रही होंगी। शारीरिक रूप से मजबूत कौन रहा होगा? पुरुष। तो जो शारीरिक रूप से मजबूत होगा उसी का उस समय बोलबाला होगा और उसी का वर्चस्व होगा। तो इसीलिए जो पाषाणकालीन समाज होगा वह पुरुष प्रधान समाज होगा, क्योंकि पाषाणकालीन समाज एक मतलब कबीलाई और गांव जैसा जीवन होता है। इसलिए वर्तमान समय में आइए कोरिलेट करते हैं गांव और शहर। गांव से कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें। कल भी पूछा था शायद, है ना, परसों पूछा था। और शहर में जो लोग रह रहे हैं कितने लोग हैं? मैं एक बार देख लूं। ठीक, अब ईमानदारी से बताइएगा, दोनों जगह का अनुभव लगभग लगभग आपको हो रहा होगा। गांव में जो जीवन स्तर है संघर्ष करने का, और उस शहर में संघर्ष करने का जीवन स्तर है, मतलब तरीका है, दोनों में डिफरेंस है। गांव में शारीरिक श्रम से संघर्ष अधिक हो रहा है कि शहर में शारीरिक श्रम से?
गांव में, और शहर में मानसिक। तो जब मानसिक श्रम अधिक हो रहा है तो यहां पर फिजिकल स्ट्रांग होने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन गांव में शारीरिक। तो जब गांव में शारीरिक श्रम अधिक हो रहा है, जो शारीरिक रूप से मजबूत होंगे वही फिट बैठेंगे, तो वहां पर महिलाओं की तुलना में पुरुष मजबूत है, तो जो मजबूत है उसका वर्चस्व होगा। इसलिए देखिए हमारे और आपके घर में जो गांव में पापा वगैरह रहते हैं या ताऊ जी जो भी हैं, वो देखिए महिलाओं को बहुत कम स्वतंत्रता देते हैं। महिलाएं 90% अगर सही बोलेंगी तो भी उनको गलत बोला जाएगा, और ताऊ जी 99% गलत बोलेंगे तो सबसे सही माने जाएंगे। हमारे और आपके घर उदाहरण देखिए, अब तो खैर बदल रहा है। मम्मी अगर 10 बात सही बोलती हैं, और मतलब अगर सारी बातें सही बोलती हैं तो भी उनकी बात को उतना वैल्यू नहीं दिया जाएगा। पापा जो बोलेंगे भले झूठ बोल रहे हैं, बात उन्हीं का मानना है, नहीं मानेंगे तो मानेंगे। खैर ऐसा नहीं है। और शहर में आइए, शहर में इसकी जरूरत नहीं है, इसकी है। और शहर में जब इसकी जरूरत है तो शहर का जो समाज होता है वो महिला प्रधान होगा कि पुरुष प्रधान होगा? चलिए आंसर एकदम सही है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि महिला प्रधान ही होगा। लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि गांव की तुलना में महिलाओं की स्थिति बेहतर होगी, तो यहां पर बहुत बेहतर होती है, क्योंकि कानून सुरक्षा भी देता है। पुरुष मन ही मन एकदम अपना शांत रहता है। देखिए जो शहर वाले पापा होते हैं उनका काम क्या रहता है? सैलरी पाएंगे, जी मैडम, सुबह से शाम तक पेपर पढ़ते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, चाय मिल गया, और वहां से देखिए तरह तरह का आदेश होता है। मार्केट से लेकर सारे कार्यों पर मम्मी का अधिकार हो जाता है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति को कैसे डील करना है सब नियंत्रण करती हैं मम्मी। पावरफुल हो जाती हैं मम्मी, पापा बन जाते हैं तोता। अमूमन तो होता है। और पापा अगर 2 बार डांटेंगे तो मम्मी धीरे से बोल देंगे इस बार 100 नंबर डायल करेंगे, सारी स्थिति दिख जाएगी। पापा बोल रहे मजाक कर रहे थे पागल, ऐसे थोड़ी ना है। और एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बता दूं, महिलाओं की स्वतंत्रता और मजबूती, जहां स्वतंत्र वहां मजबूत। जब आप लोग बाइक से शहर में आते होंगे, अपने गांव हेडक्वार्टर जाते होंगे, जब गांव से अपने हेडक्वार्टर की तरफ, डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ते होंगे, तो वहां पर देखिए जब आप चलते होंगे तो एक अलग मतलब लहराते हुए चलते होंगे। और जब शहर में पहुंचते होंगे और ट्रैफिक वाला भैया खड़ा रहता होगा साइड से, एकदम कम कभी आ जाती है गाड़ी की स्पीड, एकदम ना डीएल है ना कुछ है ना कुछ है। और शहर में आपकी गाड़ी की स्पीड हर जगह ब्रेक लगते लगते वह लगा रहता है कि देख रहा होगा कहीं पकड़ लेगा, देख रहा होगा। और फिर जैसे शाम होता है और शहर से जब निकलते हैं गांव की तरफ, तो एकदम एकदम अलग भाव आता है ना, एकदम कोई ना कोई चाहिए। मैं नहीं कह रहा फीलिंग, मैं फिर कह रहा हूं कि हमारा इंटेंशन समझना भाव। अब आइए महिलाओं की बात देखिए। महिलाओं में क्या होता है, जब वो गांव से शहर की तरफ जाती हैं तो वो भय में रहती हैं, एकदम भय में। क्यों भय में रहती है? एक सुनसान एरिया, इलाका। क्यों उनको डर है कि अगर उनके ऊपर कोई अटैक करता है तो शारीरिक रूप से वो मजबूत नहीं है और वहां पर भय बना रहेगा, वो कमजोर रहेंगे। और जैसे ही शहर में पहुंचती हैं, शारीरिक, कानून, अधिकार, सुरक्षा सब मिलता है, तब उनकी स्कूटी की स्पीड देखिए, बगल से 70, 72, 75, 81, 100 समथिंग, ब्रेक ही नहीं लगाते, कितने ब्रेकर निकल जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं उदाहरण है हास्यास्पद, बट समझिए जो मैं बताना चाह रहा हूं। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट है कि जो रूरल सिविलाइजेशन होता है और अर्बन सिविलाइजेशन होता है उसमें एक बहुत बेसिक डिफरेंस होता है इस बात को लेकर के कि ग्रामीण समाज जो होता है वो पुरुष प्रधान समाज होता है और शहरी समाज जो होता है वह महिला प्रधान होता है। इसलिए स्टोन एज जो होता है वह पुरुष प्रधान होगा और सिंधु घाटी की सभ्यता जो होगा वह मातृ प्रधान है, जो महिला प्रधान होगा। इसलिए समझिएगा कि जब आगे चल करके हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे तो वैदिक काल फिर ग्रामीण हो जाता है, और जब वैदिक काल फिर से ग्रामीण हो जाएगा तो फिर से समाज कैसा हो जाएगा? पुरुष प्रधान। युद्ध होगा, रण होगा। और जब फिर से हम वैदिक काल के बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो फिर से महिलाओं की स्थिति बेहतर होगी। लेकिन आगे चल करके एक ऐसा पीरियड आएगा जिसमें आप देखेंगे मध्यकाल की हम बात करेंगे, जहां पर सबसे बेकार स्थिति महिलाओं की होती है। फिर जब आकर के भारतीय संविधान के आधार पर आगे बढ़ेंगे तो बराबरी का। अब अगर आपसे कभी भी कोई पूछे महिला प्रधान या पुरुष प्रधान, तो सारा सिचुएशन आप देख लेंगे ना। इस कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर करके आप करेंगे तो यूपीएससी का क्वेश्चन कर ले जाएंगे, अदरवाइज ए बी बी सी सी डी में फंस जाएंगे, निश्चित रूप से फंस जाएंगे। तो नोट में लिखिएगा, पाषाणकालीन समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था, पुरुष प्रधान समाज था, पुरुष प्रधान समाज था। पुरुष प्रधान समाज था, ठीक है।
और बल्कि हम ये कह रहे थे कि यहीं पर इस बात को लिख ही लीजिए कि ग्रामीण समाज पुरुष प्रधान समाज होता है और शहरी समाज महिला प्रधान समाज होता है। ठीक है, ग्रामीण समाज पुरुष प्रधान समाज होता है और शहरी समाज महिला प्रधान समाज होता है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अब हम लोग इस टोन से आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आप अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे और एक सुंदर सा हेडिंग लिखिए, ताम्र पाषाण काल, एक अगला अध्याय। ताम्र पाषाण काल, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा चाल्कोलिथिक कल्चर। इसे बोलते हैं चाल्कोलिथिक संस्कृति। ठीक है, ताम्र पाषाण काल, चाल्कोलिथिक कल्चर। ठीक है, अब आइए फिर से एक बार हम कुछ समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका नवपाषाण काल है। और नवपाषाण काल में एग्रीकल्चर में सरप्लस उत्पादन शुरू हुआ था कि नहीं? मतलब शुरू तो हो ही चुका था। कृषि में अधिशेष उत्पादन। तो जब नवपाषाण काल में कृषि में अधिशेष उत्पादन हुआ, बात को यहां पे फिर बारीकी समझिएगा, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड हमेशा आपको समझना होता है। वही अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर बातें नहीं समझ पाएंगे और मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन वहां से आएगा। ठीक है, तो नवपाषाण काल में जब अधिक उत्पादन हुआ तो आप देखेंगे कि लोगों में लेन देन शुरू हुआ। अच्छा, नवपाषाण काल में जब अधिक उत्पादन होगा तो होगा क्या कि सबसे पहले जब अधिक उत्पादन से पहले कृषि करना लोग सीख जाएंगे। तो जब कृषि करना लोग सीख जाएंगे तो एक बस्ती बनेगी, यानी कि गांव बनेगा। ठीक है, तो मान लीजिए एक गांव ये है, एक गांव ये है, एक गांव ये है। तो नवपाषाण काल में पहले कृषि में कृषि हुआ तो गांव बसना शुरू हो गया। अब देखिए, जब इन्हीं नवपाषाण काल में सरप्लस उत्पादन होने लगा तो इस गांव के लोग क्या करने लगे? लेन देन करने लगे। तो एक तरफ तो गांव दिख रहा है आपको और एक तरफ ये लेन देन करेंगे। तो लेन देन करने के लिए देखिए, एक जगह यहां पर बना और एक जगह यहां पर बना। तो इस गांव के लोग यहां आते थे, इस गांव के लोग यहां आते थे, इस गांव के लोग आधा इधर आते थे, इस गांव के लोग आधा इधर आते थे। ऐसे यहां पर भी सेम कर देते हैं, आते थे यहां आते थे। तो एक तरफ गांव और एक तरफ जो है ये बाजार। समझ में आ रहा है? यहां तक नहीं आ रहा है? क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है ना कि अब एक तरफ बाजार और एक तरफ पहले वाला गांव। तो ये जो बाजार था अमूमन किसके किनारे बसा था? नदी के किनारे। ठीक है, अब जब सरप्लस फूड प्रोडक्शन होता गया तो गांव के भी लोग अमीर होते गए और ये जो बाजार था धीरे धीरे बाजार बनते बनते ये क्या बन गया? कस्बा बन गया। तो एक तरफ गांव और एक तरफ कस्बा। लेकिन गांव का विकास उतनी तेजी से नहीं हुआ जितना कि इस कस्बे का विकास हुआ और यही कस्बा आगे चल करके शहर बन गया। तो इस तरीके से दो तरह की चीजें पैरेलल चल रही हैं। एक गांव जैसा जीवन पैरेलल चल रहा है और एक शहरों जैसा जीवन पैरेलल चल रहा है। तो नवपाषाण काल के बाद दो चीजों को हम देखेंगे, तो सभ्यता और संस्कृति को देखेंगे, एक शहरी जीवन वाला जीवन और एक ग्रामीण जीवन। ठीक है, तो जो ग्रामीण जीवन है उसको बोला जाता है ताम्रपाषाण काल और जो शहरी जीवन है उसको बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इसलिए दोनों पैरेलल चलता है। अब कई बार प्रश्न आता है कि इंडस वैली पहले था या ताम्रपाषाण काल पहले था। जाहिर सी बात है कि पहले गांव होगा ना साहब, तभी तो दो गांव के लोग मिलकर बाजार बनाए होंगे। ठीक है, तो लेकिन समय लगभग साथ चलता है। तो नियोलिथिक एज के बाद दो पैरेलल सभ्यता और संस्कृति ऐसे चलती रहती है। ठीक है, तो एक चलता है ग्रामीण और एक चलता है शहरी। ठीक, इस बात को समझ पा रहे हैं? तो जो गांव के लोग थे इनके भी गांव का विकास हुआ। आगे चल करके कुछ गांव ऐसे देखेंगे जो शहर बनने के कगार पर पहुंच जाते हैं लेकिन शहर नहीं बन पाते, उससे पहले उनका पतन हो जाता है। तो इसलिए इनको ग्रामीण संस्कृति में अंदर रख जाता है।
और ये शहरी सभ्यता हो गई। यहाँ का अपना एक अलग जीवन, रूल रेगुलेशन, नियम कानून है, यहाँ का अपना एक अलग है। यहाँ के जो लोग थे, गांव के लोग, ये कॉपर, क्योंकि नियोलिथिक एज के अंतिम चरण में कॉपर का प्रयोग हो गया, उसी से तो सरप्लस फूड प्रोडक्शन हुआ था। तो गांव के जो लोग थे यह कॉपर का प्रयोग करते थे, तांबे का प्रयोग करते थे, प्लस स्टोन का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? स्टोन का। इसीलिए इनको कॉपर और स्टोन के प्रयोग की वजह से ताम्र पाषाण कहा गया, और इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा गया, और इस समय की संस्कृति को ताम्र पाषाण कालीन कल्चर कहा गया। और ये शहरी है कि ग्रामीण है? ग्रामीण। क्योंकि ये लोग अब एडवांस हो रहे हैं, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कॉपर को इनके साथ टीन मिला दिया, इनकी टेक्नोलॉजी बेहतर थी तो इन्होंने बना लिया ब्रोंज। ठीक है, तो ब्रोंज बनाने की वजह से इनको जो है कांस्य युगीन सभ्यता कह दिया गया, जो है यानी कि ब्रोंज सिविलाइजेशन। तो कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ताम्र पाषाण सभ्यता का मतलब आप देखेंगे जो है ताम्र पाषाण कालीन कल्चर। तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हो, क्या पढ़ने जा रहे हैं? ताम्र पाषाण काल। ये बातें क्लियर हो रही कि ना हो रही है? क्योंकि देखिए हम आपको बता दें ताम्र पाषाण काल में क्या हुआ, कौन मिला, कौन गया, कहां से क्या प्राप्त हुआ, ये फैक्ट है, ये कहीं से भी याद कर सकते हैं, मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं। लेकिन ये जो लाइनें हैं ना, ये नहीं कर सकते आप। ये किताबों को कई बार पढ़ने के बाद तब ये कॉन्सेप्ट निकालेंगे कि नियोलिथिक एज के बाद दो तरह से जीवन निकला, एक गांव और उन्हीं गांव से निकल करके शहर बना। तो यहां तक ये सब बातें करें तो मेन चीज आपका ये होता है, अगर आप इसको समझ पाते हैं। अच्छा, एक चीज और भी है, कई बार अगर मैं आपको समझाने के लिए इस प्रकार का डायग्राम बनाऊं तो समझते हुए आपको कहीं न कहीं इसको रफ कर लेना चाहिए, ताकि आपके दिमाग में बना रहे, या घर पे जाके खुद याद करके कर ले, क्योंकि मेन पॉइंट मैं फिर कर रहा हूं यही होता है, बाकी तो कुछ नहीं है, तो सब जगह लिखा रहेगा। तो इस तरह से तो अब हम देखेंगे ताम्र पाषाण काल। ठीक है, हाँ, ताम्र पाषाण काल और सिंधु घाटी की सभ्यता सब एक साथ चलता था। अब एक साथ का मतलब ये था कि ये थोड़ा सा पहले था। जैसे मान लीजिए दो गांव आ गए, समझ गए ना, और 2-4-10 दिन के बाद आपको लेन देन शुरू हो गया तो एक तीसरा जगह बना दिया, तो हमारा भी तो अस्तित्व आ गया ना साहब आपके साथ साथ। तो हमारा विकास बहुत तेजी से हुआ और आपका विकास उतनी तेजी से नहीं हो रहा था। तो यही है। तो यहां पर अब आप देखेंगे, इसलिए आगे चल करके हुआ क्या कि आगे चल करके और देखा जाएगा कि कई गांव बाद के समय में भी बचे रह गए थे। सिंधु घाटी की सभ्यता आगे चल करके समाप्त हो गई, शहर वहर सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ गांव बचे रह गए। इसलिए देखा जाता है कि ताम्र पाषाण काल के कुछ गांव यहां प्राप्त हो रहे और कुछ गांव यहां तक बने हुए हैं, और जबकि इंडस वैली के लोग यहां से शुरू किए और यहीं के बीच में आकर के खत्म हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? भाई कुछ गांव तो पड़े हुए रहते हैं, बचे रहते हैं, उनके अवशेष, जीवन चलता रहता है। तो ताम्र पाषाण काल चालकोलिथिक कल्चर हेडिंग लिखिए, यहां पर 2-4 बातों को लिख करके फिर रोकेंगे। लिखिए, जहां पर आपने ताम्र पाषाण काल लिख रखा है तो ब्रैकेट में बल्कि समय लिख लीजिएगा। देखिए, लगभग 2800 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब नीचे देखिए, ताम्र पाषाण काल इतिहास का वह काल है, ताम्र पाषाण काल इतिहास का वह काल है जिस काल में मानो ताम्र और पत्थर से निर्मित उपकरण का प्रयोग अपने हित में अधिकता से किया। ताम्र पाषाण काल में मानव जीवन कृषि, पशुपालन से गुजर रहा था,
से गुजर रहा था। भारत में सिंधु क्षेत्र के बाहर अनेक ताम्र पाषाणिक ब्रैकेट में ग्रामीण संस्कृतियों के दर्शन होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ताम्रपाषाण काल के लोग ग्रामीण समुदाय के लोग थे। जिनका उद्यम कृषि एवं पशुपालन था। जिसके कारण इन्हें पशुचारिक कृषक समुदाय कहा जाता था। पशुचारिक कृषक समुदाय कहा जाता था। कहा जा सकता है, जाता था नहीं, कहा जा सकता है, पशुचारिक कृषक समुदाय कहा जा सकता है। इनका निवास मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्र, समतल मैदान और नदियों के किनारे था। बात अगर इस संस्कृति के समय सीमा की जाए तो, इतिहासकारों में मत भिन्नता देखने को मिलती है। फिर भी अधिकांश इतिहासकारों ने लगभग 2800 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के मध्य इस संस्कृति को रखा। वैसे जहां 700 लिखे हैं आप ऑब्लिक करके 1500 ईसा पूर्व भी लिख सकते हैं। ऐसा करिए 1500 ईसा पूर्व और हल्का सा ऑब्लिक कर दीजिएगा 700 ईसा पूर्व। वैसे एग्जैक्ट डेट इसका 1500, क्योंकि होता क्या है कि इसके बाद फिर वैदिक संस्कृति को हम लाते हैं तो 1500 से 600 ईसा पूर्व के मध्य रख देते हैं। तो उसको हम आपको बता रहे हैं ना कि क्यों आगे पीछे डेट हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि ताम्रपाषाण काल के सारे गांव लगभग 1500 ईसा पूर्व तक खत्म हो गए होंगे, लेकिन 2 गांव बचा रह गया वो कम वक्त। अब वो 2 गांव खत्म ही नहीं हो रहा होगा, वो चला आया होगा अंतिम तक। तो अब जब हम पूरे टाइम को देखेंगे तो वहां से लेकर के अंतिम गांव तक अगर आएंगे तो इधर तक आ जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। बस एक आखिरी बात लिख लीजिएगा, नोट नवपाषाण काल की बात, नवपाषाण युग में हुए, ऐसे लिखिए, नवपाषाण युग में हुए अधिशेष उत्पादन के कारण
प्रकार की जीवन स्तर की शुरुआत हुई? इस जीवन स्तर में जहां एक समाज ग्रामीण था, वहीं दूसरा समाज शहरीय था। ग्रामीण था, वहीं दूसरा समाज शहरीय था। बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ग्रामीण का मतलब ताम्र पाषाण काल और शहरीय का मतलब सिंधु घाटी की, समझ रहे हैं ना, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, अब एक हेडिंग लिख के छोड़ दीजिए, ताम्र पाषाण युग के स्थल। ताम्र पाषाण युग के स्थल। बट ध्यान रखिएगा कि हम लोग संडे को भी मुलाकात कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अपने सिलेबस को ठीक से पूरा किया जाए। और अब अगर आपका टेस्ट कल मिलता है तो ताम्र पाषाण काल से वैसे प्रश्न नहीं रखे जाएंगे, बट अगर एक कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो पाषाण काल के प्रश्न हैं तो उम्मीद है कि आप लोग हमारी साख बचा लेंगे कि नहीं बचाएंगे, है ना। तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे आपसे बात करते हैं कल। पीटी का होगा ना, तो क्लास तो हमारी पीटी की चल रही है ना, तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कैसे देंगे आप, है ना, पीटी का ही टेस्ट होगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग यहीं रुके रहेंगे। ठीक है, जिनको पूछना होगा वो यहां आके मिल ले, बाकी धीरे धीरे आप बढ़े। ठीक है।